हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक, उसके तीनों चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विथ सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, विथ एडिशनल टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। अब इस बुक का मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन करवा दिया है। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन आपका हो चुका है। साथ ही साथ इस बुक के ये जो तीनों चैप्टर थे, इन तीनों चैप्टर का आपको मैंने मसाला रिवीजन भी दे दिया है। मसाला रिवीजन में क्या है सर? मसाला रिवीजन में है कि 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्या है, आपको तीनों चैप्टर समझा दिए। मतलब एक चैप्टर को मैंने मात्र आपको 20 से 25 मिनट में समझाया है, तो वो आपका काइंड ऑफ रिवीजन भी हो गया है। तो एनसीईआरटी में हमने लाइन बाय लाइन सारी चीजों को समझ लिया। हमने इस चैप्टर के हमने इस बुक के सारे चैप्टर्स का मसाला रिवीजन देख लिया। और अब बारी है इस बुक के हमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमें उनको सॉल्व करना है। अब इसकी बारी आ गई है। तो आई होप अब आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, बारी आई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ईमानदारी से देखना आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर में आना है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 नंबर में हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या आया है आपके सामने? व्हाट challenges were faced by India between 1964 to 1966 during the prime minister of लाल बहादुर शास्त्री। कौन कौन से हमको चैलेंजेस फेस करने को मिले थे यहाँ पे हमने देखा था। हमें एक तो जो वार था, इंडो पाक वार 1965 में हुआ था वो, और जो पहले का 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था उसमें हमने क्या देखा था, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिपरकेशन हमारी कंट्री को भरने पड़े। आपको भी पता है लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर में हमने देखा था कि हमारे देश में इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फेल्ड मॉनसून थे, जो हमारे जो हमारे देश में जो रुपए थे वो रुपए हमें इक्विपमेंट्स खरीदने पे जा रहे थे। और 1965 में हमारा फिर से पाकिस्तान के साथ में वार हुआ था, तो फिर हमने वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम हमारे देश में गरीबी और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। क्लियर है, समझ में आ गया? दोनों पॉइंट, एक वार वाला पॉइंट लिख देना और दूसरा इकोनॉमिक वाला पॉइंट लिख देना। क्लियर है, सिंपल सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by ग्रैंड अलायंस? ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? ग्रैंड अलायंस से जब सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई थी, किसको हराने के लिए आई थी? कांग्रेस को हराने आई थी, उसे हमने बोला था ग्रैंड अलायंस। ठीक है, ग्रैंड अलायंस वाज एन इलेक्टोरल अलायंस ऑफ ऑल मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी। तो जितनी भी नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थी वो सारी साथ में आ गई थी। उनका मकसद क्या था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। ठीक, द एसएसपी, बीएसपी, ठीक है, बीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस एम्ब्रेला। ठीक है, तो आप यहाँ पे पार्टीज के नाम भी लिख सकते हैं कि ये सारी पार्टी साथ में आई थी। इनका मकसद क्या था? 1967 में भी ये पार्टी साथ में आई थी, 1971 में भी सारी पार्टी साथ में आई थी। संयुक्त विधायक दल। क्लियर है, ध्यान आ रहा है ना? सारी चीजें रिकॉल करते चलो आप लोग यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कांग्रेस फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन सेकंड टाइम? सेकंड टाइम पॉलिटिकल सेसेशन, ये बात यहाँ पे की गई है। सेकंड टाइम कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में। ठीक है, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को कहाँ पे? ताशकंद में खो दिया था, उनकी वहां मिस्टीरियस डेथ हुई थी। अब उसके बाद में ये था कि कौन संभालेगा, उसके बाद में ये था फिर इंटेंस कॉम्पिटिशन था। किस किस के बीच में इंटेंस कॉम्पिटिशन था? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में हमें एक इंटेंस कंपटीशन देखने को मिला था कि कौन हमारे देश की भागदौड़ को संभालेगा। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस में जितने भी वर्कर्स रहते हैं उन सबसे वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी 2/3 वोट से जीत जाती हैं। तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है 1966 में। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में है कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा देती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत पीसफुल ट्रांजिशन होता है, और ये हमारी डेमोक्रेसी का एक मेच्योरिटी वाला साइन है। ठीक है, समझ में आ गया कि विद इन दी पार्टी भी कैसे डेमोक्रेसी इंडिया में रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर लेड टू द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर? व्हाट
फैक्टर लेड टू द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन इंडियन पॉलिटिक्स। किसकी बात हो रही है? इमरजेंसी की बात हो रही है कि कौन से क्राइसिस जो है उससे जो हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्डर है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। तो जो इमरजेंसी है वो इमरजेंसी कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो इमरजेंसी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे भैया, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इमरजेंसी? तो हमने देखा कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एक अथॉरिटेरियनिज्म वाला वो चीज आ गई थी। नेक्स्ट हमने देखा था बहुत ज्यादा पार्टी कंपटीशन हो गया था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा पार्टीज आ गई थी, बहुत ज्यादा पार्टी कंपटीशन हो गया था, प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे थे। और तीसरा हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट और जुडिशरी में खींचातानी थी। गवर्नमेंट और जुडिशरी में क्यों खींचातानी थी? क्योंकि गवर्नमेंट प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को अब इंप्लीमेंट करना चाहती थी और कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंसान अपनी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाता था केस करने। तो ये कुछ गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज मेजर्स अच्छे से नहीं अपना पा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चाहता था कि उस हिसाब से काम हो और गवर्नमेंट एकदम प्रो पुअर उस हिसाब से के काम करने लगी थी। क्लियर है? आज ही मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, एनसीईआरटी समझाया है, मसाला रिवीजन समझाया है। अब हम लोग यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू आउटकम्स ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट के कोई दो आउटकम को बताइए। नक्सलाइट मूवमेंट में हम लोग देखते हैं Naxalite movement argued that democracy in India was shamed and decided to adopt a strategy of protected guerrilla warfare in order to lead a revolution. Naxalite movement used force to snatch land from rich landowners and provided it poor with landless. ठीक है, Naxalite movement ने violent methods अपनाए, उन्होंने violent methods इसलिए अपनाए, उन्हें लगा डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है, पीसफुल तरीके से काम हो नहीं पाएगा। Naxalite movement के पीछे का रीजन क्या था? उनको ऐसा लगता था कि जो अमीर लोग ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जो प्रॉपर लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी, हमेशा उसकी बात करते थे कि जो बड़े बड़े किसान हैं इनसे लैंड लो और जो गरीब हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो यहां से ये नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई है और यहां पे वॉयलेंट मेथड ये लोग यूज करते हैं। क्लियर? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974? रेलवे स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, जॉर्ज फर्नांडिस ने इसे लीड किया था। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे हम लोग देख रहे थे कि जो रेलवे वाले थे वो इंसेंटिव, बोनस, इन सब की बात कर रहे थे। और आपको भी पता है 1974 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और ये जो स्ट्राइक थी ये करीब करीब 20 दिन तक चली और फिर 20 दिन बाद कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। ठीक है, 20 दिन बाद यहाँ पे देखा कि स्ट्राइक was called off after 20 days without any settlement. गवर्नमेंट इनकी शर्तों पे नहीं मानी और 20 दिन तक सारी ट्रेनें वगैरह ठप रही, इतना ज्यादा कामकाज रुका रहा, लेकिन 20 दिन में सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और फिर बिना सेटलमेंट के इनको स्ट्राइक अपनी वापस लेनी पड़ी। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian politics after emergency was characterized by some major development. Describe any two of them. तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो आफ्टर इमरजेंसी कोई दो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, उनमें से कोई दो, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, उनमें से कोई दो बताइए। ठीक है, इन्होंने बताया कि इमरजेंसी के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, कोई दो बताइए। तो दो मैंने तुरंत हम लोग इमरजेंसी के बाद के लेते हैं कि 1977 में जनता गवर्नमेंट आ जाती है और कांग्रेस पावर से चली जाती है। लेकिन दूसरा डेवलपमेंट क्या है कि जो जनता गवर्नमेंट है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और 1980 में वापस कांग्रेस पावर में आ जाती है। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट आप कुछ इस तरह के लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, हु वाज इट्स चीफ आर्किटेक्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1991 में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। अब इस पॉलिसी के आर्किटेक्ट कौन थे? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक चेंजेस थे इसने क्या हुआ? इसने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज कर दिया हमारी इकोनॉमी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened to the state government after demolition of बाबरी मस्जिद? बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट का क्या हुआ? कौन से स्टेट की बात हो रही है? यूपी की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे बर्खास्त कर दिया गया और जहां जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां वहां भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। द बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट वेयर बीजेपी वॉज इन पावर वॉज ऑल्सो पुट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, जहां जहां बीजेपी पावर में थी वहां वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक, अ केस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी वाज रजिस्टर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और यूपी के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या हुआ? केस रजिस्टर्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में।
क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म। कौन सी डिबेट, यहाँ पे जो डिबेट है वो क्या है, जो हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ है उसकी वजह से हमने देखा कि सेक्युलरिज्म पे सीधी सीधी बातें ये होने लग गई कि क्या इंडिया सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लग गया। और ये जो इशू हुआ था, जबकि यहाँ पे बोला था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रखी, उसके बावजूद ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में इंडिया में सेक्युलरिज्म की एक डिबेट छिड़ गई कि क्या इंडिया वाकई में एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, द डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड मॉस्क्यू एट अयोध्या ऑन 6 December 1992 led to a serious debate over secularism. Most political parties condemned the demolition and declared it against the secularism. A debate took place using religious sentiment for electoral purpose. ये बात तक आने लग गई कि क्या इलेक्शन के लिए क्या हमें रिलीजन को लाना है, नहीं लाना है, ये तमाम तरीके की बातें आ गई। तो यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन है आपको उस हिसाब से आंसर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से लिखना, 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से लिखना। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया है तो आंसर 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द 4 ग्रुप टू बी इमर्ज इन 1990। 4 ग्रुप्स, कौन कौन से 4 ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 4 ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू बी इमर्ज इन 1990s। 4 ग्रुप कौन कौन से, एक तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि क्या है, जो कि पार्टीज इन कोएलिशन विद कांग्रेस, पार्टीज इन कोएलिशन विद बीजेपी, लेफ्ट पार्टीज। ठीक है, पार्टीज इन कोएलिशन विद कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दूसरा पार्टीज इन कोएलिशन विद बीजेपी कौन कौन सी थी, जिसे हम एनडीए बोलते हैं। लेफ्ट पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो, और चौथी अदर पार्टीज जो कि इन तीनों ग्रुप में नहीं आती, उनको हमने अदर रेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया। क्लियर है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, गिव द स्टेटस ऑफ बीएसपी। बीएसपी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी उभर के आई। मोस्टली अगर हम लोग देखें तो दलित पार्टी उभर के आई कि ये लोग क्या है, दलित की जो बात है, दलित की जो मांगे हैं, इनको लेके ये लोग आ गया है। बीएसपी के फाउंडर कौन थे, काशीराम ने फिर ये सारी चीजें किसे हैंड ओवर कर दी, मायावती को हैंड ओवर कर दी। और हमने ये देखा कि बीएसपी ने अच्छा खासा रिजल्ट कहां पे इन्हें देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना के रखी। और मायावती आज के टाइम में बीएसपी की भागदौड़ संभाल रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। बीएसपी का आप यह ध्यान कर लेना कि 1984 में काशीराम के अंडर में यह पार्टी इमर्ज हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बताया गया है कि how did the dominance of Congress party in first 3 general election help in establishing a democratic setup in India? The dominance of Congress party in first 3 general election help in establishing a democratic setup in India in following ways. The coalition nature of Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. It accommodate revolutionary, pacifist, conservative, radical, extremist, moderate as well as right, left, all shades of center. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कांग्रेस पार्टी उसने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और विद इन दी कांग्रेस में हम लोग डेमोक्रेसी देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, क्योंकि पहले की जो कांग्रेस थी ना वो सभी तरह के लोगों को अकोमोडेट करती थी, चाहे वो राइट हो, लेफ्ट हो, कुछ भी हो, पुअर हो, अमीर हो, कुछ भी हो। कांग्रेस में हम लोग देखते थे कि कांग्रेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। वहां आज के टाइम में जो आप ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। वहां लेफ्ट राइट सारे लोग साथ में मिलकर आते थे, और सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी भी थे। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये भी होता था कि अपोजिशन लीडर को भी ऑफर कर दिया जाता था कि तुम मंत्री बनना चाहते हो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से क्या है, अलग अलग तरीके के लोगों को अकोमोडेट किया था स्टार्टिंग में, आज के टाइम में नहीं, स्टार्टिंग की कांग्रेस में। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड बाय पार्टी सिस्टम विद एग्जांपल। वन पार्टी और बाय पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल में। तो वन पार्टी सिस्टम क्या है कि एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जहां सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, और वही सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रही हो, तो वो हो गया वन पार्टी सिस्टम। एग्जांपल क्या है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये लोग बोलते हैं कि चाइना में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उस पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहा है, जो भी जीतेगा उस पार्टी का ही जीतेगा, तो ये वन पार्टी सिस्टम हो गया। बाय पार्टी सिस्टम मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जहां 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हो और वोट उन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल है आप यूनाइटेड स्टेट्स ले सकते हो, इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। ठीक है, ये 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है। तो वन पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम का भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, नया नाम सीबीएसई ने क्या रखा, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो वन पार्टी एंड बाय पार्टी का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूल ना जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फैक्टर विच हेल्प द वीवी गिरी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 1969 में क्या हुआ था, 1969 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, तो हमने देखा था कि कांग्रेस का एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, सिंडिकेट ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो सिंडिकेट ग्रुप और इंदिरा गांधी की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। सिंडिकेट ग्रुप ने जो इंदिरा गांधी के जो राइवलरी थे, कौन, उस समय के लोकसभा के स्पीकर एन संजीवा रेड्डी, उनको प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे खड़ा कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से ये जो संजीवा रेड्डी है ये खड़े होते हैं चुनाव के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से बोला कि तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन भरो, हम जितवा देंगे। ठीक है, ये हुआ था वहां पे। फिर 1969 के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यह भी पता चल गया था कि कांग्रेस में फूट डल गई है, और यहां पे हमने कांग्रेस में स्प्लिट देखा था, कांग्रेस ओ बन गई थी एक, और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर बन गई थी। क्लियर है? तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी याद कर लो, इस पे भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जनता पार्टी कुड नॉट मेंटेन इट्स पोजीशन, व्हाट हैपेंड टू इट। अब 1977 में जब इमरजेंसी के बाद में जब जनता गवर्नमेंट चुन के आई, तो अपनी पोजीशन क्यों नहीं मेंटेन कर पाई? वो इसलिए मेंटेन नहीं कर पाई क्योंकि जनता गवर्नमेंट के पास में क्या था, कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी कुछ वैसा नहीं था। और जनता गवर्नमेंट एक कोएलिशन सरकार थी, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका सबका मेल नहीं हो पा रहा था, और ये लोग जनता के बीच में क्या हो रहे थे, ये लोगों के बीच में कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं दे पा रहे थे, कुछ कांग्रेस का अल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाई। समझ में आ गया? ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना रहता तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं आपको समझाते जाऊंगा, जो मुझे लगेगा वही वाले क्वेश्चन का मैं रीड करूंगा। State any two important challenge faced by Indian politics during 1990s। इंडियन पॉलिटिक्स की कोई दो चैलेंजेस बता दो 1990s के बाद में, 1990s के दौरान। तो एक तो मंडल इशू हम लोग ले सकते हैं, मंडल इश्यूज में आप लोग लिख दोगे कि यहाँ पे कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स होने लग गई थी, यहाँ पे ओबीसी के रिजर्वेशन देने की मांग उठी थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरे देश में एक तरीके से दंगे हो गए थे। एक सेक्शन बोल रहा था रिजर्वेशन नहीं देना है, दूसरा सेक्शन बोल रहा था रिजर्वेशन देना है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग ओपिनियन थे, तो एक मंडल इशू हो गया। दूसरा आप लोग लिख सकते हो अयोध्या डिस्प्यूट लिख सकते हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है 1990s में, जरूरी नहीं आप यही पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म से और भी बहुत सारे। तो अयोध्या डिस्प्यूट हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, तो फिर यहाँ पे एक रिलीजन जो एक फैक्टर है वो पॉलिटिक्स में आ गया, और यहाँ पे इंडिया के सेक्युलरिज्म पे बहुत ज्यादा एक डिबेट उठने लगी, क्या इंडिया वाकई में सेक्युलर कंट्री या नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीएम को डिसमिस कर दिया गया, जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट भी आप लोग लिख दोगे। इसी के साथ हमारे कौन से हुए, वेरी शॉर्ट आंसर हुए खत्म। अब बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के फीचर्स आपको पता होना चाहिए। एक दो फीचर्स आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मुझे ऐसी गट फीलिंग आती है एक आध आपसे कोई पॉलिटिकल पार्टी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स के नाम बदल गए, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया हो गए, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के आपको फीचर पता होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के आप इन फीचर्स का वो ले सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लेगेसी है जो नेशनल मूवमेंट से चली आ रही है, और ये पार्टी ऐसी है जो थ्रू आउट द नेशन इसकी अच्छी खासी पकड़ है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो एलाइट क्लास हो, मतलब रिच हो, पुअर हो, ठीक है, किसी भी कास्ट के लोग हो, विमेन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और कांग्रेस ने उस समय अलग अलग लोगों को अकोमोडेट किया है, और फिर कांग्रेस आगे बढ़ी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि जो हमारी आइडियोलॉजी को मान रहा था हम उसे ही लेंगे। कांग्रेस ने सभी को सपोर्ट किया, सभी की आइडियोलॉजी को साथ में अकोमोडेट करके कांग्रेस आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्या है, जो लीडरशिप ऑफ कांग्रेस एक्सपांडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट, upper class professional to agricultural leaders with rural orientation। और जब हमने कांग्रेस की लीडरशिप भी देखी, जरूरी नहीं कि वो एलाइट क्लास के पास में हो, हमने रूरल ओरिएंटेशन, लोअर क्लास, सारे लोगों के पास हमने देखा है कि कांग्रेस की लीडरशिप सभी ने संभाली है। देन नेक्स्ट, कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टी टू टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट। मेनी ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। हमने ये भी
देखा है आपने नेशनल मूवमेंट के समय और आपने ये पढ़ा है कि कांग्रेस में हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ऐसा आपने देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और भी कोई और भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो कांग्रेस ने अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और उन सब ने कांग्रेस के अंदर में रह के काम किया। तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी जब देश आजाद हुआ तब की। तो आपको इन आइडियोलॉजीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की वो बताओ 4 आइडियोलॉजिकल फीचर। तो भारतीय जनसंघ 1951 में बना, आपको ये ध्यान रखना 1951 में बना, ठीक है। द लीनेज ऑफ भारतीय जनसंघ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू महासभा बिफोर द इंडिपेंडेंस। हम हिंदू महासभा को देखते हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस, आरएसएस को देखते हैं, तो हम भारतीय जनसंघ का ओरिजिन हम वहां से देखेंगे, ठीक है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम. It emphasized the idea of one country, one culture, one nation. It believed that the country would become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition. अब हम देखते हैं तो भारतीय जनसंघ का मानना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एकदम टोटल अलग था। इनकी सोच प्रोग्रेसिव थी, लेकिन ये लोग इंडियन कल्चर के बेसिस पे क्या करना चाहते थे? डेवलप, कि हमारा देश तभी डेवलप होगा जब एक कल्चर होगा, एक कॉमन ब्रदरहुड होगा। तो ये इस आइडियोलॉजी पे काम करते थे। प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर हमारा एक इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन जो कि एक है, हमें उस पर डेवलपमेंट करना होगा। द पार्टी कॉल्ड फॉर रीयूनियन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इन अखंड भारत, ठीक है। भारतीय जनसंघ शुरू से ही 1951 से ही देखते हैं जो पार्टीशन हुआ है इसके विरुद्ध थे और उनका वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है और वो हमेशा एक अखंड भारत की बात करते हैं, रीयूनियन की बात करते हैं इन दोनों कंट्री का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Now describe any 4 feature of Communist Party of India, ठीक है। यहाँ पे describe any 4 feature of Communist Party of India. Communist Party of India के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो Communist Party of India बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया का है उससे इंस्पायर्ड है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी पर इंस्पायर है। प्रो पीपल, इनका ऐसा था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे किसके हाथ में रहने चाहिए? लोगों के हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ये लोग थोड़ा सा वायलेंट उसमें भी ये लोग करते हैं, ये लोग वायलेंट अग्रेशन भी रखते हैं। इन्हें लगता है कि इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आ गई हो गया। इनका ऐसा था कि लोगों को, गरीब को क्या मिल रहा है, ये लोग उस आइडियोलॉजी पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये लोग इंडिपेंडेंस को, ये लोग वायलेंट मेजर्स अपनाते हैं और इनको लगता है कि ये जो आजादी मिली है ये कोई आजादी, ये कोई ये कोई आजादी हमें सही मायनों में नहीं मिली है। सही मायनों में तब मिलेगी जब गरीबों का, ये जो लैंडलेस है, इनका भला होगा तब, ठीक है। कम्युनिज्म का ओरिजिन आप थोड़ा सा रशिया से लिंक करेंगे, रशिया का बोल्शेविक रेवोल्यूशन लिखेंगे कि वहां से ये लोग इंस्पायर्ड है। क्लियर है? Now next question, what does defection stand for Indian politics? Highlight any 2 demerits of this practice. Analyze the role played by defection in Indian politics. Defection मतलब क्या है कि मैं चुनाव किसी और पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा और बाद में मैंने पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। सपोज मैं लोगों के बीच में गया, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट बन के गया, मुझे बोला कि मुझे वोट दो, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट हूं, मैं तुम्हारा भला करूंगा। लोग ने मुझे वोट दिया, मैं जीत भी गया, लेकिन जीतने के बाद में बीजेपी में चले गया क्योंकि बीजेपी ने मेरे को रुपए दे दिया। तो ये क्या हो गया? डिफेक्शन, कि आपने चुनाव किसी और चिन्ह पे लड़ा और बाद में आपने पॉलिटिकल पार्टी बदल ली, तो ये क्या हो गया? डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन का एक बहुत अच्छा फ्रेज उस टाइम पे आया था, आया राम गया राम। ये किस पे था? गया लाल, जो गया लाल है हरियाणा के एमएलए, उनके ऊपर ये बना था, ठीक है। अब इसके क्या डीमेरिट्स है? इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी विद इन द पार्टी, इट प्रमोट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म अमंग पार्टी लेजिस्लेचर। एक तो ये पहला, ये इनस्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि आज मान लो बीजेपी चुनाव जीत रही है और मैं कांग्रेस में चल जाऊं तो मेरी जो बीजेपी उसमें तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? करप्शन वाली चीजें हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं क्या कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो एमएलए एमपी खरीद लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term syndicate mean in the context of Congress party of the 60s? What role did syndicate play in Congress party? Analyze the issues versus syndicate. What type of challenges did
दे पोज बिफोर इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पे हमें इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट का इशू देखना है। ठीक है, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट का हमें इशू देखना है। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट जो पुराने जो कांग्रेस लीडर थे, जो टॉप लीडर थे, वो सिंडिकेट ग्रुप में आते थे। अगर आपको ध्यान हो तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में यह था कि अब देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो कांग्रेस में वोटिंग हुई थी। जब कांग्रेस में वोटिंग हुई थी तो लोगों ने इंदिरा गांधी को जिताया। तो सिंडिकेट ग्रुप चाहता था इंदिरा गांधी जीते। वो क्यों चाहता था इंदिरा गांधी जीते? क्योंकि उनको था कि इंदिरा गांधी को पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, वो सिंडिकेट ग्रुप पे डिपेंडेंट रहेंगी, बार बार सिंडिकेट ग्रुप से पूछेगी कौन सी पॉलिसी करना, कौन सा ये करना। तो सिंडिकेट ग्रुप को लगता था कि ठीक है, चेहरा इंदिरा गांधी का होगा लेकिन देश की भागदौड़ हम संभाल रहे होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी अपनी चलाती रही और उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाई और अपने हिसाब से देश को चलाया। और सिंडिकेट ग्रुप को लगा कि इंदिरा गांधी ने तो हमको एक तरफ कर दिया, तो इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को स्प्लिट कर लिया। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को स्प्लिट कर दिया। ये कांग्रेस ओ में बन गया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में बन गई। ठीक है, और ये जो इनकी लड़ाई थी, ये जो विद इन द कांग्रेस पार्टी जो हमें फैक्शंस देखने को मिला था, ये कब देखने को मिला था? ये 1969 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तब हमें देखने को मिला था। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहां पे समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the emergency and the period around it is known as a constitutional crisis? Explain. हम इस पीरियड को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म, कैसे एक मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सप्रेस कर दिया और कैसे एक एग्जीक्यूटिव विंग ने जुडिशरी को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि दूसरी पार्टियों को कुचला गया, जुडिशरी को कुचला गया, दूसरे जो अपोनेंट्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, संविधान में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए इमरजेंसी में, प्रेस पे रोक लगा दी, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ था नहीं, इंसान अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकता था, पेपर में कुछ छप नहीं सकता था सरकार के बिना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बहुत हद तक बदलने की कोशिश करी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार ने जो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किए। और ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा एक एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल होने लग गया। जैसे इमरजेंसी के दौरान मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन कंट्रोल वाले जो मेजर्स थे वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव मेजर्स अपनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सही नहीं थे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोगों की सिविल लिबर्टी छीन ली गई थी। इसलिए हम इमरजेंसी को क्या बोलते हैं? डार्क फेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इमरजेंसी से एक क्वेश्चन आपको आना ही है, इमरजेंसी वाला प्लीज ध्यान से करना। इमरजेंसी से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर? और इमरजेंसी कैसे लगाई थी? इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बोला, क्या बोला कि भैया इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक से कंसल्ट नहीं किया था, जो कि गलत था। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, in spite of decline of Congress dominance, the Congress party continues to influence politics in the country. Do you agree? हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ 1989 के बाद में। ठीक है, 1989 से लेके 2014 तक, हम इस एरा की बात कर रहे हैं। 1989 से लेकर 2014 तक अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस क्यों दिखती थी हमें, मतलब कांग्रेस क्यों ज्यादा नजर आती थी? क्योंकि जितनी भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बहुत छोटी छोटी थी। वो लोग कांग्रेस के अपोज में नहीं जा सकती थी। लोग चुनाव कैसे जीते थे कि 3-4 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई, वो चुनाव जीत रहे। इवन हम लोग एनडीए सरकार भी देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी देखें, तो वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे भी हमने देखा था कि कोएलिशन गवर्नमेंट, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई और उन्होंने सरकार चलाई। अब कांग्रेस एक सबसे मजबूत और एक सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि कांग्रेस के पास में भी वो मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षा में कांग्रेस के पास में वो छवि थी कि हाँ कांग्रेस कुछ है। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ जो इनके अपोनेंट्स वगैरह थे, जैसे बीजेपी वगैरह उस समय पे आई थी, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी पहले गांधीयन सोशलिज्म पे आई थी, लेकिन बीजेपी को लगा गांधीयन सोशलिज्म पे उनको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। फिर बीजेपी ने थोड़े से हिंदुत्व आइडियोलॉजीज और ये सारे आइडियोलॉजीज को लेके आने लगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि कुछ जो न्यूट्रल पार्टी हुआ करती थी, जो कि कांग्रेस में नहीं है और जो कि इंडिपेंडेंट थी, उनको भी बीजेपी से डर लगा। तो वो जो छोटी छोटी पार्टी थी वो भी जाके कांग्रेस से मिल गई कि भैया ठीक है, हम भले कांग्रेस के साथ हो जाएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतना चाहिए।
क्लियर है? तो ये इसका आंसर रहा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजनल पार्टी हैव स्टार्टेड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। कमेंट, इन रीजनल पार्टी जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये वही वाला पीरियड है। अगेन मैं बोल रहा हूं 1989 से अगर 2014 लो, 2014 में क्या हुआ, 2014 से हमारे यहाँ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है। 2014 में भी बीजेपी जीती, 2019 में भी बीजेपी जीती। तो 2014 से पहले 1989 से 2014 में लो तो सब लोग कोएलिशन की सरकार चला रहे थे, और कोएलिशन की सरकार में रीजनल पार्टी के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहां पे हमने देखा रीजनल पार्टी का से बढ़ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मान लो कोई कांग्रेस की सरकार है और उसको केरला की कांग्रेस की सरकार है सेंटर में और कोएलिशन सरकार है, और उसको केरला की सरकार ने समर्थन किया है, तो वो लोग क्या बोलेंगे सेंटर में कि हमने तुमको समर्थन किया, चलो केरला में ये काम करवाओ। तो हमने देखा कि रीजनल पार्टी का बहुत ज्यादा से बढ़ गया था। इवन हम लोग देख रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी में अगर आपको ध्यान हो तो जो श्रीलंका के साथ में हमारा जो क्राइसिस है, ध्यान करो कंटेम्प्रेरी अपनी जो दूसरी बुक है, ठीक है, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक को याद करो, श्रीलंका के साथ में जो इशू हुआ था, तो वहां पे हमने देखा था कि कैसे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रीलंका में इंटरवीन किया। तो हमने ये देखा कि रीजनल पार्टी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगी थी, जो कि इंडिया के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन हमने देखा कि रीजनल पार्टी दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो जब भी एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहती है तब तब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है, और जब जब एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है तब रीजनल पार्टी थोड़ा सा कम रहती है। जैसे आज के टाइम में अगर स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट है तो नो डाउट रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी काम भी कर रही है, रीजनल पार्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई है? तो ये वाला आंसर आप कुछ इस तरीके से बढ़िया से अच्छे से लिख लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन द पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स में हमको बताना है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर इमरजेंसी भारतीय जनसंघ has merged into a जनता पार्टी। है ना, हमने देखा है कि जो भारतीय जनसंघ था जो 1951 में बना वो जनता पार्टी में मर्ज हो गया, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेक इवन द सपोर्टर ऑफ अर्स्टवाइल जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी। और हमने देखा कि बाद में हमने जनता पार्टी का हमने क्या देखा, जनता पार्टी का हमने देखा कि 1980s के दौरान क्या होता है, जनता पार्टी भी टूट जाती है। भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी पहले दो अलग अलग पार्टी थी, तो भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी दोनों साथ में आई, ठीक है, ये जनता पार्टी बन गई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनता पार्टी का लेकिन फॉल हो जाता है 1980s में, जनता पार्टी में स्प्लिट हो जाता है। तो जो जनता पार्टी के जो प्रोमिनेंट लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी गांधीयन सोशलिज्म पे काम करती थी, लेकिन उन्होंने देखा 1984 के इलेक्शंस में, अब वो लोग देखे तो उनको 1984 के इलेक्शन में उनको कुछ सक्सेस नहीं मिली। तो जब सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, उन्होंने आइडियोलॉजी अपनी नेशनलिज्म, हिंदू आइडियोलॉजी, ये वाली आइडियोलॉजी लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि उन्हें सक्सेस मिलना यहाँ पे शुरू हो गई। तो बीजेपी जो पॉलिटिक्स है, इट स्टार्टेड टू परस्यू द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ मोबिलाइजिंग हिंदूज, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो एनडीए जो सरकार है वो सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के टर्म में हमने देखा कि उन्होंने अपना पूरा टर्म फुलफिल किया था, ठीक है। 1996 में भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चली और वो सरकार गिर गई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, कुछ दिनों की सरकार थी बस वो। लेकिन हमने देखा कि बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी फुल टर्म 5 साल कंप्लीट किया और उन्होंने सरकार बनाई। एंड 2014 एंड 2019 में देख रहे हैं कि हम इमरजेंस ऑफ बीजेपी देख रहे हैं, जहां देखो वहां हमें बीजेपी देखने को मिल रही है। तो आप करंट इवेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2014 2019 वाले टॉपिक आपको याद रखने ही है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाउ कैन वी से दैट एनडीए 3 गवर्नमेंट स्कीम्स वेर सक्सेसफुल? एनडीए 3 मतलब 2019 के बाद में, ठीक है, इनकी स्कीम सक्सेसफुल है। अब देखो स्कीम्स कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, स्कीम्स की तारीफ ही करना, क्योंकि स्कीम्स अल्टीमेट क्यों होती है, स्कीम अल्टीमेट इसलिए होती है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। अब कुछ स्कीम सही होती है, कुछ गलत होती है, कुछ फुलफिल हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है। और किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो,
पूरी स्कीम तो किसी की भी सक्सेसफुल नहीं रही है। लेकिन अभी हमें मार्क्स लेना है, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना। क्यों नहीं करना है? जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, मान लो आपने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया और वो बीजेपी उसको पसंद हुआ, तो वो आपको नंबर नहीं देगा, मतलब बुरा लग जाएगा ना। और अगर आप वो एग्जामिनर क्या हुआ, कांग्रेस का फैन हुआ और आपने बीजेपी की तारीफ करी, तो भी बुरा लग जाएगा। तो आपको स्कीम्स किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको बस अच्छी अच्छी बातें लिखना है कि देखो बहुत सारी स्कीम्स लेके आए गए, बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आए, जनधन योजना लेके आ गए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आ गए, ठीक है, घर घर तक एलपीजी पहुंचाया। तो कुछ करंट गवर्नमेंट की आपको स्कीम्स देखना है। क्या करना है? करंट गवर्नमेंट की आपको कुछ स्कीम्स देखना है, वो स्कीम्स किसके लिए थी वो स्कीम्स आपको देखना है, वो कहीं ना कहीं आपको करंट का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये स्कीम्स आपको देख के रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि जो यूपीए की जो स्कीम्स थी 2004 से लेके और 2014 तक, ठीक है, 2004 टू 2014 तक यूपीए का कैसे कामकाज रहा, तो ये भी आपको लिखना है कि यूपीए ने अपने दोनों 5-5 साल के टर्म फुलफिल किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे थे जो लगातार देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के, ठीक है। अब इंदिरा गांधी रही, लेकिन इंदिरा गांधी क्या हुआ, बीच में चुनाव हार गई, फिर वापस बनी। ऐसा लगातार 2 टर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही पूरे किए, वो लिखना है। फिर आपको कांग्रेस की भी तारीफ करनी है थोड़ी थोड़ी कि कांग्रेस ने भी, भैया देखो कोई भी सरकार बनाता है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों बुरे काम भी करते हैं, दोनों अच्छे भी करते हैं। तो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स थोड़े से कांग्रेस के भी लेके रखने की कांग्रेस की कौन कौन सी स्कीम थी। तो 2004 से लेकर 2014 तक देख लेना कांग्रेस ने क्या कामकाज किया, थोड़ा सा ही देखना, ज्यादा मत देखने लग जाना। फिर 2014 से लेकर 2019 2022 तक देख लेना स्मार्ट सिटी मिशन, ये वो, ताकि 2-4 स्कीम आपको लिखने में रहे, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम ब्लैंक ना हो जाओ। मेरा सिर्फ ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का पर्पस क्या था, ताकि आप थोड़ा सा इन करंट वाले चीजों को आप थोड़ा सा गूगल कर ले। क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और एक चीज और, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो भी मिलेंगे। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इस बुक के हैं, एक और वीडियो मिलेगा उसमें दूसरी वाली बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें मैं आपको पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेकर चिंता मत करना, क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वी कैन सी द री इमरजेंस ऑफ इंदिरा गांधी टू द पावर इन 1971। 1971 में इंदिरा गांधी का री इमरजेंस हुआ, उसके बारे में बताओ। हम लोग देखते हैं कि 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे तैसे अपनी सरकार बचा लेती है। कैसे बचा लेती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को सपोर्ट करती है। तो सीपीआई ने किसको सपोर्ट किया? सीपीआई ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी अपनी सरकार बचा लेती है। अब इस दौरान इंदिरा गांधी क्या करती है? इंदिरा गांधी बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस करती है। कैसे मेजर्स? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 10 पॉइंट प्रोग्राम्स लेके आती है वो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेटाइजेशन बंद कर देती है, सोशल वेलफेयर स्कीम, लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से अपनाना, ठीक है। फिर इसके साथ में हमने देखा था कि जब हमारा वो जो वार हुआ था, पाकिस्तान के वार हुआ था, तो हमने बांग्लादेश को एक अलग ही कंट्री बना दी। तो इसमें हम लोग देखते थे ये देखते थे कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे कि हाँ शी इज द आयरन लेडी, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एकदम री इमरजेंस देखा। 1971 के इलेक्शन में क्या होता है? 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से जीती है और बहुत सारी सीट्स लेके आती है, ठीक है। ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक तरफ वो कांग्रेस का वो सिंडिकेट ग्रुप, एक तरफ कांग्रेस ओ और पूरा ग्रैंड अलायंस, और एक तरफ सिर्फ इंदिरा गांधी और जो सीपीआई है बस वो। तो एक तरफ इतना बड़ा ग्रैंड अलायंस और एक तरफ सिर्फ इंदिरा गांधी और एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ में। उसके बावजूद इंदिरा गांधी जीत जाती है और वो ग्रैंड अलायंस कोई काम का नहीं बचता है। वो ग्रैंड अलायंस कोई काम का क्यों नहीं बचता है? क्योंकि ग्रैंड अलायंस के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। और इंदिरा गांधी के पास क्या थी? स्ट्रैटेजी थी। इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ताकि वो वुमेन, दलित, आदिवासी, इन सबको अट्रैक्ट कर सके, इन सबसे वोट ले सके, ठीक है। तो एक तरफ नारा था गरीबी हटाओ वर्सेस दूसरी तरफ नारा था इंदिरा हटाओ। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये आंसर भी आप लोग लिख लेंगे, मुझे उतनी उम्मीद है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन कांग्रेसियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कांग्रेसियम पे एक शॉर्ट नोट लिखो। द नॉन कांग्रेसियम रिफर टू अ नॉन कांग्रेस पार्टीज अलोंग विद डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजीज टुगेदर टू फॉर्म एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी, भले ही वो आइडियोलॉजीज में डिफरेंट हो, वो सारी साथ में आ गई। क्यों आई?
ताकि वो एंटी कांग्रेस फ्रंट, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपोज कर सके। तो जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, दे केम टुगेदर टू फॉर्म एन एंटी कांग्रेस फ्रंट और टू अपोज दी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये सब कब हुआ था? ये सब हमने देखा था 1967 के इलेक्शन में हुआ था, जब कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में हार गई थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक चीज समझ गई थी कि अगर हम अकेले अकेले चुनाव लड़े तो कांग्रेस हमेशा जीतती रहेगी। कांग्रेस को कैसे रोका जाए? कांग्रेस को रोका जाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है साथ में जाएगी तो जो वोट जो बढ़ते हैं वो वोट नहीं बटेंगे। लेकिन हमने देखा कि जिन स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी वो भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाए थे। उन स्टेट में भी वो राज्य सरकार अपना टर्म फुलफिल नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी साथ में आ रही थी और इनका सबका एक ही नारा था कि कांग्रेस को हटाओ। और इसलिए वो जब सरकार तो उन्होंने बना ली, लेकिन वो सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। समझ में आ गया? नॉन कांग्रेसियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, coalition government help in consensus building, do you agree with the statement, give argument in support of your answer। तो क्या जो coalition government है वो consensus building में help करती है? तो देखो यहाँ सवाल ये बोल रहा है कि जो coalition government है क्या वो consensus building में help करती है? अगर करती है तो कुछ arguments जो आप अपने आंसर को हाँ ना में कर रहे हो तो आप उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देके सपोर्ट करो, हवाबाजी में हाँ ना मत करो। तो बिल्कुल कंसेंसस बिल्डिंग में कोएलिशन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और हमने बहुत बार देखा है कि कोएलिशन गवर्नमेंट ने कंसेंसस किया है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में आई है। कब कब साथ में आई है? सबसे पहले हमने देखा कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 के, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ में एक्सेप्ट किया है। ऑल्दो पहले स्टार्टिंग में हमने जरूर देख रहे थे कि पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टी ने, इनफैक्ट आज अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको मोर और एवर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बढ़िया है। उसके बाद में जो रिजर्वेशन दिया गया, जो बैकवर्ड क्लासेस को, जो ओबीसी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसको भी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक कंसेंसस मेकिंग यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्या है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एकजुट में होकर ये माना है कि स्टेट पार्टीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टेट लेवल की जो पार्टीज है उन सबको रिकॉग्नाइज सारी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। ये तीसरा हो गया। और फिर हमने ये देखा कि कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या है? कोएलिशन पॉलिटिक्स हमने देखा कि आइडियलिज्म से रियलिज्म के टुवर्ड्स मूव करने लग गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम करती है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब क्या हो रहा था? तब हमने देखा कि बहुत सारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए और बहुत अच्छे से पूरे किए। तो आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आज की पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट पे बात करने लग गई है, क्योंकि लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं। तो आज की पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से हटके वो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस पे आ रही कि डेवलपमेंट का बताओ। तो आज की तारीख में हम लोग डेवलपमेंट पे बात करने लग गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? कंसेंसस बिल्डिंग हो रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? यहाँ एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का हमें आंसर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। तो 6 नंबर के हिसाब से अच्छे से पेजेस बनना है। पेजेस इन द सेंस ऐसा नहीं, पॉइंट में लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर को पॉइंट पढ़ने थोड़े से अपीलिंग लगते हैं, ठीक है? तो अगर पॉइंट में लिखो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल एंड गुड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर्स लिखने की टेक्निक मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? आपको सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। और मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का स्ट्रैटेजी वीडियो निकाला है, अगर आपने वो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा हो तो उस स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देख लेना। Which 6 factor contributed to the popularity of Indira Gandhi government in the decade of 1970s? Decade of 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी? सबसे पहले जो उनके सोशलिस्ट क्रेडेंशियल थे, कौन कौन से उनके सोशलिस्ट क्रेडेंशियल थे? सोशलिस्ट क्रेडेंशियल जैसे वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वगैरह की बात करी थी, वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करी थी। इससे लोगों को बहुत राहत मिली कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे बारे में सोचेगी, प्रो रिच नहीं होगी, प्रो
पुअर होंगी ये, ठीक है। इंदिरा गांधी कैंपेन टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन एंड लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। शी एंडेड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज बाय स्ट्रेंथनिंग हर पार्टीज पोजीशन एंड रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन 1970। उन्होंने लैंड रिफॉर्म की बात करी, और जो इंदिरा गांधी की जो डिपेंडेंसी कम्युनिस्ट पार्टी पे, सीपीआई पे जो थी, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व करने के बोला प्रेसिडेंट से, और क्या किया, नया उन्होंने क्या बोला, और उसी समय इलेक्शंस का अनाउंस, उसी डिसॉल्व करने का कर दिया, और उसी समय फिर इलेक्शन हुए 1971 में, जिसमें कि इंदिरा गांधी जीत गई, ठीक है। द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, हमने देखा जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की जो क्राइसिस थी, उसमें हमारा जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जो इंडिया इंटरवीन हुआ और हमने बांग्लादेश को अलग कंट्री बनाई, इसके लिए तो जो उनके अपोनेंट्स है वो भी उनके क्या बोलते हैं, अपोनेंट्स भी उनके फैन थे इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी एंड हर गवर्नमेंट वाज एक्सेप्टेड नॉट ओनली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पुअर एंड अंडर प्रिविलेज but as a strong government also. Congress became popular among different social section and restored dominance again. इंदिरा गांधी एक पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे नजर आई, और उनको लगा कि एक बहुत मजबूत सरकार चला सकती है, और कांग्रेस ने सारे सेक्शंस के लोगों को अकोमोडेट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस हमने देखा था कि 1967 के इलेक्शन में बहुत जगह जो कांग्रेस हार गई थी, वो इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में उसको उल्टा साबित कर दिया, और उससे ज्यादा मेजोरिटी, कई ज्यादा मेजोरिटी के साथ में उन्होंने चुनाव जीता, और उस संयुक्त विधायक दल जो ग्रैंड अलायंस था वो कोई काम का नहीं रहा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the grave economic crisis prior to the fourth general election of 1967, assess the electoral verdict also। 1967 से पहले इलेक्शन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करो तो 1947 में तो देश आजादी हुआ, देश हमें अंग्रेज किस हालत में छोड़ के गए थे ये सब आपको पता है। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने पाकिस्तान के वॉर, फिर चाइना के साथ व्यवहार, फिर वापस पाकिस्तान के वॉर, तो हमने 3 वॉर देखे फटाफट। इसके बाद में कश्मीर इशू अलग, सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना अलग, फिर उन जो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा थे उनको रुपए देना अलग, वो सारी चीजें अपनी जगह पे। फिर हमने देखा कि जब वार हो रहे थे तो हमने ज्यादा से ज्यादा रुपए कहां पे खर्च किए, तब हमने ज्यादा से ज्यादा रुपए इक्विपमेंट्स और इन सब में, आर्म्स वगैरह पे खर्च किए, तो देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, ऐसा समझ लो। फिर फेल्ड मॉनसून हुए, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर ठप पड़ गया। फिर हमने लगातार हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर, हमने एक 1962, 1964 एंड 1966, सॉरी 1964 में जवाहरलाल नेहरू को खोया, एंड देन लाल बहादुर शास्त्री को हमने 1966 में खोया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सिचुएशन थी, इस सारी सिचुएशन में 1967 का जो इलेक्शन था वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ, और हमने देखा कि कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अपनी सरकार बनाई, लेकिन उनकी सीट्स कम हो गई। साथ ही साथ हमने देखा कि कांग्रेस बहुत सारे स्टेट में लूज कर चुकी थी। अब यह था कि कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, लेकिन जितने भी कोएलिशन, जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी, वो साथ में आके उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया। एक बहुत फेमस लाइन उस समय हो गई थी कि अगर आप हावड़ा, दैट इज जो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से अगर आप दिल्ली के लिए ट्रेन लेते हैं तो एक भी स्टेट ऐसा नहीं पड़ेगा जहां पे कांग्रेस रूल हो, सारे नॉन कांग्रेस रूल वहां पे चल रहे थे। तो हमने देखा कि जो कांग्रेस सिस्टम था, उस कांग्रेस सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज पहुंचा था। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन इस चीज को इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में क्या हुआ, 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने इसे चेंज कर दिया, और 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी पोजीशन वापस कंसोलिडेट कर ली। क्लियर। डिस्कस द रोल प्लेड बाय जयप्रकाश नारायण इन बिहार मूवमेंट एंड नेशनल पॉलिटिक्स। जयप्रकाश नारायण को हम लोग नेशनल इमरजेंसी, टोटल रिवॉल्यूशन, इनसे जोड़ते हैं। जयप्रकाश नारायण वॉज फ्रॉम जनता पार्टी, वो एक मार्क्सिस्ट यूथ थे। वो, उनकी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल अलग था, वो लोकल गवर्नेंस पे ज्यादा विश्वास करते थे। उनको लगता था कि ये जो कांग्रेस है ये अच्छे से डेमोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं कर रही है। और जयप्रकाश नारायण ने नॉन कांग्रेसिज्म का नारा भी दिया था कि जितने भी जो नॉन कांग्रेस पार्टी है, सारी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आ जाओ और सब लोग कांग्रेस के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ते हैं। फिर इमरजेंसी के दौरान हम लोगों ने देखा था इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। बिहार में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, बिहार में जो स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया। फिर हमने देखा था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या बोलता है कि ये इलेक्शन है, ये नल एंड वॉइड है। उसके बाद में हमने और रिवॉल्यूशन और ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखे। इन्होंने क्या देखा, बंद, घेराव, स्ट्राइक, ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने
नेशनल इमरजेंसी के मतलब 1975 में इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात कही और फिर उसी समय पे क्या हुआ था, उसी समय नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी कि इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी और जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उन सबको किस में कर दिया, उन सबको जेल में डाल दिया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को हम एक सोशलिस्ट लीडर कहेंगे जो कि अपोज टू इंदिरा गांधी थे, अपोज टू कांग्रेस थे। उनका डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल अलग था जो कि कांग्रेस से अलाइन नहीं था। क्लियर है, समझ में आ गया, सारी चीजें बता दी है। और आपको मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का स्ट्रैटेजी वीडियो दिया है, उसमें एक चीज मैंने बताई है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उन सबका मैं एक वीडियो निकालूंगा। तो जयप्रकाश नारायण हुए, वीवी गिरी हुए, इंदिरा गांधी हुई, इन सब के क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है, इन सब के बर्थ ईयर, कहां पे बॉर्न हुए, ताकि मैप वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैप वाले क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। मैप वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। पॉलिटिकल साइंस का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया, उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख लो, उसमें मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बता दिया कि कब कौन सा वीडियो आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमरजेंसी वाज अ ब्लैक मार्क इन इंडियन हिस्ट्री। कमेंट, इमरजेंसी एक ब्लैक मार्क इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल है, एक काला दाग, एक डार्क फेस कहते हैं, जहां पे लोगों से क्या ले लिया, जहां पे लोगों से उनकी सिविल लिबर्टी ले ली गई। 25 जून की रात को 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बोला, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई कंसल्ट वगैरह नहीं किया इंदिरा गांधी ने। यहाँ पे टोटल सेंसरशिप हो गई थी। इमरजेंसी में हमने देखा कि बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोल और ये वाले मेजर्स भी अपनाए गए, साथ ही साथ में लोगों से राइट छीन ली गई। जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में हमने तानाशाही देखी, साथ साथ में हमने देखा कि जुडिशरी में भी उन लोगों को आगे किया गया जो कि प्रो गवर्नमेंट थे, उन जजेस को आगे किया गया। ठीक है, और जो लोग सरकार के खिलाफ बात उठा रहा था उनको पीछे कर दी। फिर शाह कमीशन जब अपॉइंट किया गया था इमरजेंसी के बाद में, देखने की इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, तो शाह कमीशन ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी थी कि इमरजेंसी में इतनी एट्रोसिटीज हुई है। तो वो सारी चीजें फिर हमें जब शाह कमीशन जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था तब हमें यहाँ पे पता चला। साथ ही साथ हमने यहाँ पे टेंशन देखे थे जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। इमरजेंसी पे क्वेश्चन आना है, इमरजेंसी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने मसाला रिविजन बनाया है, उसमें मैंने आपको 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा इमरजेंसी का पूरा ये दौर समझा दिया है। तो प्लीज वो वाला वीडियो जाके देख लेना, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड नक्सलाइट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, एग्जामिन द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, इवेल्युएट इट्स रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पे नक्सलाइट के बारे में हमें बोलना है, तो नक्सलाइट मूवमेंट की हमें ग्रोथ के बारे में बताना और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द नक्सलाइट वेर मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट एग्रीकल्चर वर्कर ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार and adjoining areas which organized mass agitation against the economic injustice and inequality, demanded redistribution of land to cultivators। अब ये नक्सलाइट मूवमेंट का आपको एक बॉक्स में दिया, एक पेज में पॉलिटिकल साइंस की बुक में, उस बॉक्स को याद से पढ़ना है, क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है नक्सलाइट मूवमेंट पे। अब ये जो नक्सलाइट लोग रहते हैं ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। ठीक है, ये लोग हमेशा से सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वाकई में इनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ रहता है, इसलिए ये लोग इन सब वायलेंट रिवॉल्यूशन में पार्ट बने रहते हैं। ये आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नक्सलाइट का डोमिनेंस अच्छा खासा है। इन लोगों को ये लगता है कि इनके साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई है, इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ है, और सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार प्रो रिच है, प्रो पुअर नहीं है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। जो जमीनें इनको मिलती थी, जो इनको मिलनी थी, वो जमीन इनको नहीं मिल पाई, वो रिच के पास में ही है। अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होते गया, और वो रिच इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो इनको पॉलिटिकल तो पूरा विश्वास उठ जाता है सरकार से, साथ ही साथ ये लोग वायलेंस वाली एक्टिविटी पे उतर आते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है उन रिच ओनर से लैंड लेना, और ये जो पुअर कंडीशन जो इनकी, इनसे इनको बाहर निकलना। इनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब वाकई में इन्होंने इतनी ज्यादा वो देखा है ना, इतना ज्यादा उत्पीड़न देखा है, इतना ज्यादा इनको प्रताड़ित किया गया है, तो ये भी क्या करे, कोई इंसान को बार बार प्रताड़ित करोगे तो वो क्या करेगा। हालांकि ये जो वायलेंट मेजर्स अपनाते हैं वो गलत है, लेकिन वही वाली बात है कि जब सरकार को लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट करना था तब सरकार कर नहीं पाई, तो उसका नतीजा हमें यहां देखने को मिला। क्लियर? कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट, ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं। अ पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन नक्सलबारी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1967। दिस मूवमेंट स्प्रेड वेरी फास्ट टू सेवरल स्टेट। ये दार्जिलिंग के एक पुलिस स्टेशन में शुरुआत हुई थी, पहला नक्सलबारी एरिया वहां पे हुआ था, और फिर ये अलग अलग स्टेट में मूव हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आज आप देखते हो आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये वहां पे आज की तारीख में, मतलब 2011 में हम लोग देख रहे थे कि 83 डिस्ट्रिक्ट है, आज की तारीख
तारीख में चेंज हो गया है। लेकिन ये जो आदिवासी लोग हैं, ये जो ट्राइबल पीपल है, इनका एक ही है कि भैया तुमने हमारे पर इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, तुम हमें हमारा लैंड दे दो, हम अच्छे से हमारा जीवन जिएंगे। इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये है कि अमीर लोग इन्हें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नक्सलाइट लोग रहते हैं, इनके लीडर सबसे पहले कौन थे? चारू मजूमदार थे। और ये लोग पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये ना ही कोई इंडिविजुअल करता है ना ही कोई ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सीपीआई एमएल, ठीक है, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। चारू मजूमदार इनके लीडर थे, ठीक है। नक्सलाइट को ये चाहिए, नक्सलाइट को ये कि बस जो इनका डेप्रीवेशन हुआ है बस वो कहीं ना कहीं हो, बाकी इनको कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन में रहने का कोई वो नहीं है, इनको कोई इच्छा नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ 1990s। 1990s में बताओ। हमने सबसे पहले देखा कि जो कांग्रेस की जो सीट थी 415 सीट थी, वो बहुत कम हो गई 1989 के इलेक्शन में। साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हो गया। ये जो पूरा श्रीलंका वाला जो क्राइसिस हुआ था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को याद कर लो, लिंक करो उसको वहां पे। दूसरा डेवलपमेंट हमने ये देखा था कि यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आने लगी थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली बात होने लगी थी, ठीक है। तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया वो। फिर हमने क्या देखा था? मंडल इशू देखने को मिला था, जहां पे कास्ट पॉलिटिक्स रिजर्वेशन की बात होने लगी थी। फिर उसके बाद में हमने अयोध्या इशू देखा। अयोध्या इशू में हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी थी कि जो बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ है, वहां से हमने ये देखा था एक सेक्युलरिज्म के ऊपर अच्छी खासी एक बहस छिड़ गई कि सेक्युलरिज्म जो है, मतलब सेक्युलरिज्म क्या इंडिया में सक्सेसफुल है नहीं है, ये सारी चीजें देखने को मिली। उसके बाद में हमने कोएलिशन गवर्नमेंट का ये ट्रेंड हमें देखने को चला आ रहा है। 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रूल कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 2014 एंड 2019 पीपल हैव वोटेड फॉर स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। Do you think that the era of coalition has ended? Support your answer with suitable argument. क्या आप देख सकते हैं 2014 और 2019 के उससे कि कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा चल गया है? तो इसको आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का डोमिनेंस था, थोड़ा सा कांग्रेस का ब्रीफ दे देना। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 1989 से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर रहा, जो कि 2014 तक चला। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट के बहुत सारे नुकसान थे, करप्शन वगैरह देखने को मिलता था, पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। तो हो सकता है लोग त्रस्त हो गए और लोगों ने सोचा कि हम एक मेजॉरिटी, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जितवा देते हैं, ताकि कम से कम यहाँ पे गवर्नेंस वाला काम हो। कोएलिशन में क्या होता है? थोड़ा सा उस पॉलिटिकल पार्टी का सोचो, थोड़ा सा इसका सोचो, थोड़ा सा उसका सोचो, उसको नाराज नहीं करना, नहीं तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो कोएलिशन गवर्नमेंट के बहुत सारे नुकसान भी है। तो नुकसान को देख के लोगों को लगा कि नहीं, एक स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2014 में लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट चुनी, 2019 में फिर उसी गवर्नमेंट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चुनी। लेकिन हम एक चीज देखते कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, जो चलता आया है वो आगे भी चलेगा। जैसे हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस से कोएलिशन गवर्नमेंट में आए, तो नो डाउट आगे हम लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बीजेपी वाला एरा चलेगा, आगे भी चेंजेस हो सकता है। आज की तारीख में जो मैटर कर रहा है वो लोगों को डेवलपमेंट मैटर कर रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, कांग्रेस वाला लिखोगे, थोड़ा सा कोएलिशन वाला लिखोगे, फिर बीजेपी वाला लिखोगे, कोएलिशन के नेगेटिव पॉइंट लिखोगे। और लोगों को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए थी। क्यों चाहिए थी पूर्ण बहुमत वाली सरकार? इसलिए चाहिए थी ताकि वो काम थोड़ा सा अच्छे से कर सके। तो लोग कोएलिशन गवर्नमेंट से त्रस्त आ चुके हैं। अब वो लोग मेजॉरिटी गवर्नमेंट को तभी सपोर्ट करेंगे जब डेवलपमेंट बना रहेगा। तो आप इसको डेवलपमेंट से लिंक कर देना। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं करना है, सारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और सारी पॉलिटिकल पार्टी में बुराई है, दोनों चीजें। नाउ briefly explain the role of opposition parties in India during the early year of independence. Despite the fact that opposition party has taken a representation, they played a crucial role in maintaining the democratic character of system. How? ठीक है, लिस्ट यानी 4 एक्टिविटी ऑफ अपोजिशन पार्टी ड्यूरिंग द पार्लियामेंट ऑफ 1952 टू 1957। देखो अब यहाँ पे बेसिकली जो मोटे माटी जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1952 से लेके 1957 तक इनिशियल एरा में अपोजिशन पार्टी के क्या बताओ, इनिशियल एरा में अपोजिशन पार्टी का रोल बताओ। तो हम लोग देख रहे थे उस समय कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन पार्टीज थी। और जो अपोजिशन पार्टी थी, जो आज के टाइम में जो हम लोग अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में तनातनी देखते ना, वो नहीं थी। उस समय पे बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी थी, बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो अपोजिशन के लोग थे वो बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म देते थे कांग्रेस की पॉलिसीज को, ठीक है। वो अच्छी अच्छी कविता कह के, अच्छे अच्छे व्यंग कह के क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। उस समय अपोजिशन पार्टी, जैसे 1962 का वार हुआ तो अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग गवर्नमेंट से कहा कि रात में पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, हमें कम से कम ब्रीफ करो कि हो क्या रहा है। तो सरकार के सपोर्टिव भी थे, सरकार की पॉलिसी को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते थे, ऐसे हो हल्ला नहीं करते थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से काम होता था। फिर साथ ही में हम लोग ये भी देखते थे कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी वो भी अपोजिशन पार्टी को साथ में लेके चलती थी कि तुम मिनिस्टर बन जाओ, भले ही तुम अपोजिशन पार्टी के हो, लेकिन वो सबको साथ में लेके चलती थी। तो ये पूरा फिनोमिना हम लोग वहां पे देख रहे थे। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the emergency considered to be the one of the controversial episode of Indian politics? Analyze any 3 reason. इमरजेंसी को कंट्रोवर्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सिविल लिबर्टी छीन ली, ये छीन ली। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया में कभी डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, लेकिन वो रहता ना कि एक बार आपको टेस्ट लग जाता है तो बार बार इच्छा होती है। लेकिन इंडिया के लोगों ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी की आदत है, हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए। और इसे डार्क एरा इसलिए सिविल लिबर्टी ले ली गई, प्रेस पे रोक लगा दी गई, जो अपोजिशन लीडर्स है उनको जेल में डाल दिया गया, इंस्टीट्यूशन के साथ में झड़प हुई, मान लो गवर्नमेंट और जुडिशरी इनके साथ में झड़प हुई, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह के मेजर सही नहीं चलाए गए, इसलिए हम इसे बोलते बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। ऐसा लगता ही नहीं कि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में कोई अथॉरिटेरियन रूल है। क्लियर है, समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर है। Now explain any 3 democratic upsurges that emerges in post-independent history of India. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस मतलब क्या कि कब कब हमने देखा कि इंडिया की डेमोक्रेसी और बड़ी है, और बड़ी है, आप वो बताओ। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस मतलब कब कब हम देख रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी और बड़ी है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, चैप्टर का नाम बदल दिया गया है ना, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से क्या हो गया, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस रख दिया गया। तो चैप्टर के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोई 3 फेज ऐसे बताओ जहां पे आपने देखा हो कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज देखा हो इंडिया में। तो सबसे पहले आप ऐसा बताओ कि जब देश आजाद हुआ था तब लोग हम पे हंसे थे, वेस्ट कंट्री हम पे हंसी थी कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डेमोक्रेसी सस्टेन ही नहीं रह पाएगी। लेकिन हमने देखा कि जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ 1950 टू 1970s में, जब इलेक्शंस हुए 1951 में जब इलेक्शंस हुए, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। साथ ही साथ एक सीट पे 4 कैंडिडेट थे, इतना अच्छा कॉम्पिटिशन था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस है, अपोजिशन वाले भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसके बाद भी हमने हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। तो पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज हम 1950 टू 1970s में ही देखते हैं, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वेस्ट कंट्री पे के मुंह पे अच्छी जोर से तमाचा मारा। वो लोग सोचते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहा। फिर हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग 1980s हमने देखा, 1980s में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो इमरजेंसी के बाद वाला दौर, इमरजेंसी खत्म हुई, लोग उस इमरजेंसी के दौर से इतना परेशान हो गए थे कि उनको तो मतलब डेमोक्रेसी, वो अथॉरिटेरियन रूल से परेशान हो गए थे। साथ ही साथ हमने देखा था 1980s में ये जो एससी बैकवर्ड कम्युनिटीज की बात बहुत ज्यादा होने लग गई। तो यहाँ पे हमने देखा था बैकवर्ड कम्युनिटीज ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया डेमोक्रेटिक सेटअप में। डेमोक्रेटिक सेटअप में बैकवर्ड कम्युनिटीज बहुत ज्यादा आगे आई और उन्होंने बहुत ज्यादा वोटिंग की। और हमने इमरजेंसी के बाद में भी देखा, लोग बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने वोट किया। तो सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हम कब देखते हैं? सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हम 1980s के दौरान पे देखते हैं। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट हो या फिर चाहे क्या हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हो या इमरजेंसी के बाद वाला दौर हो। फिर हम लोग देखते हैं कि द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, the early 90s is attributed to the emergence of competitive market society encompassing all important sectors and polity, thus providing a wave of third democratic upsurge. The third democratic upsurge represent a competitive electoral market which is based on the principle of survival of the best but rather than the survival of the ablest. It underlines the three shift in India's electoral market. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा
कि कैसे हमने 1990s के बाद में हमने क्या देखा, 1990s के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह है तो यहाँ पे अब कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स इंडिया मूव करने लग गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट नहीं, कौन एबल है, सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट, कौन एबल है देश को चलाने के लिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई, बहुत सारे लोगों ने वोट किया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमने देखा कि कैसे स्टेट का रोल चेंज हो रहा था। पहले सारी चीजें सरकार के हाथ में थी, ठीक है, फिर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि सारी चीजें सरकार के हाथ में थी, ठीक है, फिर सरकार ने सारी चीजें प्राइवेट, मतलब सारी चीजें पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, तो सरकार सोच रही थी कि हम वेलफेयर मेजर्स लेके आए। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि सारी चीजें सरकार थोड़ी थोड़ी प्राइवेटाइज कर रही है और सरकार फैसिलिटेट कर रही है प्राइवेट प्लेयर को कि भैया तुम काम करो, हम तुम पे नजर बना के रखें, और एकदम कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी क्या हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। तो पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज आप लिखोगे 1950 टू 1970s, देश आजाद हुआ तब का लिखना। फिर 1980s वाला लिखना, इमरजेंसी के बाद वाला, मंडल इशू वाला कि बहुत सारे कास्ट वाली बातें होने लग गई थी, उन सब ने पार्ट लिया। फिर 1990s वाला लिखना कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई, लेकिन लोगों ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया और बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। ठीक है, समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हुई। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ठीक है, जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी में, तो उसे हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक अपसर्ज। क्लियर है? थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रही है क्योंकि इससे पहले आपके ज्योग्राफी के वीडियोस सारे बन रहे थे, ज्योग्राफी के लाइव सेशन, ज्योग्राफी के वीडियोस 3-4 दिन उसमें लगा था, और अभी आपका ज्योग्राफी का पेपर खत्म हुआ है और मैं पिछले 2 दिन से पॉलिटिकल के वीडियोस रिकॉर्ड करना, उसके मसाला रिवीजन, लाइव सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइमलाइन हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, तमाम चीजें वो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि बोल बोल के हालत वैसी हो गई। तो इतना मेरी अपॉलॉजी है, आप इस चीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली चीजें भी। नेक्स्ट, coalition government is a boon or ban for democracy in India. Explain any 3 argument in support of your answer. ठीक है, और assess any 3 benefit of coalition government in India in 1989। तो आपको यहाँ पे देखो coalition government पे क्वेश्चन आ सकता है, coalition government पे सही है गलत है आप उस पे बताओ, या फिर डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट सही है गलत है, तो आपको जो लगे आप वो लिख सकते हो। अगर गलत है तो उसके आपको रीजंस पता होना चाहिए, अगर सही है तो उसके आपको रीजंस पता होना चाहिए। या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के डीमेरिट्स बताओ, कोलिशन गवर्नमेंट के मेरिट्स बताओ। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने मान लो कि कोलिशन गवर्नमेंट को मैंने बताया कि कोलिशन गवर्नमेंट एक वरदान है, ठीक है, मैं पॉजिटिव में बताता हूं। ठीक है, तो पॉजिटिव में ऐसे बताऊंगा कि जो रीजनल पार्टीज है वो भी कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे अपनी बात रखने लग गई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पहले वो क्या करती थी, पहले वो इग्नोर कर देती थी इन रीजनल पार्टीज को रीजनल लेवल पे, लेकिन अब वो नेशनल, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीजनल पार्टीज को और छोटे छोटे रीजन को नहीं नेग्लेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये पार्टी केंद्र सरकार को तभी समर्थन देगी जब वो बोलेगी जब मेरे स्टेट में डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे स्टेट की बात नेशनल लेवल तक जाने लग गई है, वो बात हमें देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कंसेंसस ओरिएंटेड भी हमें देखने को मिला है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में तालमेल देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के टुवर्ड्स स्टेट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ में कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड टू द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन टू पावर शेयरिंग अकोमोडेशन। हम यहाँ पे साथ में ये भी देख रहे थे कि जो रीजनल पार्टी है, तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को साथ में होना चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट के नाम से अकोमोडेशन के लिए साथ में आ जाते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे दोनों साथ में आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी, उन्होंने अपने 5 टर्म पूरे किए, उन्होंने अपने 5 साल का 5 साल का टर्म उन्होंने पूरा किया, और तब बहुत सारी कोएलिशन वाली सरकारें थी। क्लियर है? ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसके वो है, क्या है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, 3 नेगेटिव पॉइंट है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म रहता है, ठीक है, कि हम रीजनल पार्टी को खरीद लेते हैं, वो देखने को मिलता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, ये वाली चीजें, पोलराइजेशन, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं रीजनल पार्टी को साथ में लेने के लिए, तो ये सारी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? द कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम इज इक्वेटेड विद द टर्म बीजेपी सिस्टम बाय द सोशल साइंटिस्ट। ठीक है,
विथ रेफरेंस टू द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू इट। क्या अभी का बीजेपी सिस्टम है? हम ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी सिस्टम है। आप लोग ऐसा कहेंगे कि ऑल्दो बिल्कुल बीजेपी पावर में है, बीजेपी मोस्ट ऑफ द स्टेट पावर में, लेकिन आज की तारीख में अगर हम कांग्रेस सिस्टम से कंपेयर करें तो कांग्रेस सिस्टम में हम जहां देखो वहां हमें कांग्रेस ही कांग्रेस दिखता था। लेकिन आज अगर आप साउथ इंडिया में चल जाओ तो साउथ इंडिया में बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है। तो आप ऐसा लिखोगे, नो डाउट बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, नो डाउट बीजेपी केंद्र में, नो डाउट बीजेपी की बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार है। बट इफ वी कंपेयर विद कांग्रेस सिस्टम, तो कांग्रेस सिस्टम में अपोजिशन था ही नहीं। लेकिन बीजेपी के टाइम पे जो पॉलिटिक्स है वो कॉम्पिटिटिव हो गई है। कांग्रेस के टाइम पे पॉलिटिक्स भी इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी, लेकिन आपको लिखना है 1990s के बाद पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, बहुत ज्यादा रीजनल पार्टीज है। तो यहाँ पे रीजनल पार्टी का भी सेप बढ़ गया है और बीजेपी की साउथ में पकड़ उतनी सही नहीं है। तो ये वाली चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और या फिर आप जो बोलते हैं कि बीजेपी सिस्टम के फेवर में भी आप 2-3 स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि 30 साल के बाद में क्या हुआ, 30 साल के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, बहुत सीटें, आप वो सब लिखेंगे। फिर लास्ट में आप ये भी लिखेंगे कि लेकिन रीजनल पार्टी का रोल अभी कम नहीं हुआ है और कांग्रेस सिस्टम से अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो वो आप ऐसा कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को भी देख लो एक बार। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बहुत फटाफट, जो पहला सवाल आपके सामने आता है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है? मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप ने कौन कौन से चैलेंज फेस किए? आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोगों ने देखा तो यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो एकदम पूरी क्रैश्ड हो चुकी थी। उनकी इकोनॉमी एक तरीके से पूरी कोलैप्स हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूरोप की जो मेजर पावर है जर्मनी, फ्रांस, ये सब लोग लड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली वार कोई भी जीतता है, लेकिन वार तो कोई एक जीतेगा, लेकिन नुकसान किसको होता है? नुकसान दोनों तरफ को होता है। तो यहाँ पे ये वाली एक सिचुएशन हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा कि यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया। मार्शल प्लान क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि ये यूरोपियन इकोनॉमी अपने आप में, इन यूरोपियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, ताकि एक कम्युनिज्म के टुवर्ड्स ना शिफ्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट रहा था, एक सोवियत यूनियन और एक यूएसए लेड कैपिटलिज्म एंड सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म। तो यहाँ पे यूरोप इकोनॉमी एकदम टोटली शैटर्ड हो जाती है। अब इनके पास में 2 रास्ते थे, या तो आगे भी लड़ें या आगे कॉपरेशन करें, तो इन्होंने आगे कॉपरेशन को चुना। क्लियर है? आंसर मैंने आपको समझा दिया है। तो आंसर में कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी होंगे, कुछ जो मैंने बताया वो भी होंगे। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है आंसर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर्स में आपको समझाते चल रहा हूं कि कहां कौन सा पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो आंसर्स में बहुत कम क्वेश्चंस के रीड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एंड देन आंसर क्या बन सकता है। आई होप अब हम ये वाला पैटर्न अपनाते हैं। यूरोपियन यूनियन इज अ नेशन स्टेट मोर देन एन इकोनॉमिक यूनियन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे बताया गया कि यूरोपियन यूनियन एक अपने आप में एक नेशन स्टेट है रेदर देन इकोनॉमिक यूनियन। बिल्कुल सही बोला। क्यों सही बोला? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, यूरोपियन यूनियन की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है। तो ये सब तो एक नेशन स्टेट का होता है ना। एक नेशन का फ्लैग होता है, एक नेशन की करेंसी होती है, एक नेशन की पॉलिसीज होती है, एक नेशन की करेंसी होती है। तो यहाँ पे कॉमन मार्केट ही नहीं, यहाँ का इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉमन है। इसलिए हम कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज अ नेशन स्टेट मोर देन इकोनॉमिक यूनियन। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आसियान मेंबर कमिट टू अपहोल्ड पीस एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो आसियान मेंबर ने पीस एंड न्यूट्रलिटी कैसे उन्होंने कैसे कमिट करते हैं। तो सबसे पहले आसियान कब बना था? 1967 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में। अब आसियान में भैया बहुत सारे इन्होंने आसियानिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है, ठीक है, आसियान इकोनॉमिक वाला उन्होंने बनाया है, तो अलग अलग उन्होंने बनाया। तो उन्होंने एक चीज देखा कि हमारे रीजन में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है। अब ये जो डिस्प्यूट है, इन डिस्प्यूट को हम कोई युद्ध या हथियार उठा के नहीं निपटाएंगे। हम क्या करेंगे? हम पीसफुल मेजर से, नेगोशिएशन से हम सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ हर एक देश की सोवरेनिटी मेंटेन रहेगी। हम दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ट्रेड भी करेंगे, कॉपरेशन भी करेंगे, डिस्प्यूट को भी सुलझाएंगे, और जो हमारी रीजनल पीस वाली बात है हम इसको भी लेके चलेंगे कि पूरे रीजन में शांति मेंटेन रहे। और इसके चलते आसियान ने एक फोरम स्टैब्लिश किया, द आसियान रीजनल फोरम वाज स्टैब्लिश इन 1994 टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए आसियान ने एक फोरम भी स्टैब्लिश किया, दैट इज आसियान रीजनल फोरम।
कब? 1994 में। इस पॉइंट को याद रख लेना, इस पॉइंट को मेंशन कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जो मैंने समझाया आई थिंक वो भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रिलेशन इंप्रूव आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो हम लोग देखते हैं 1970s में क्या होता है, 1970s में चाइना में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर धीरे 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 रिलेशन सुधरना सही होते हैं। चाइना भी जो है वो मोर रियलिस्टिक होने लगता है अपार्ट फ्रॉम द आइडियलिस्टिक। हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात करने लगते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वहाँ जाके विजिट करते हैं, वहाँ के स्टेट की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इंडिया में आके विजिट करते हैं, हमारे कॉपरेशन शुरू हो जाते हैं, हमारी नेगोशिएशन शुरू हो जाती है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके कि हम नेगोशिएशन से सुलझा लेंगे। येट आज भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन तो भी हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वार की संभावना बहुत कम है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मार्शल प्लान paved the way for formation of Organization of European Economic Cooperation? मार्शल प्लान मैंने आपको बताया क्यों यूएसए लेके आया था। यूएसए क्यों लेके आया था? क्योंकि यूएसए को डर था कि यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, अगर यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव नहीं करी तो ये लोग भी कम्युनिज्म के चपेटे में आ जाएंगे। और यूएसए को अपना डोमिनेंस मेंटेन करना था, तो एक ब्लॉक था सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म और एक यूएस लेड कैपिटलिज्म। तो ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप जो था वो सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म वाले इन्फ्लुएंस में था। अब इनको वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को थोड़ा सा क्या करना था, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को कैपिटलिज्म के अंदर रखना था। तो इन्होंने 16 कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, और ताकि ये लोग अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। साथ ही साथ इन कंट्रीज ने सोचा कि पुराना जो अपना वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई है उसको भूलो भालो, आज की तारीख में कॉपरेट करते हैं, लड़ते रह जाएंगे, नुकसान हमें ही है। तो ये जो मार्शल प्लान है इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते ये फोरम बना कॉपरेट करने के लिए ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे कि सारी कंट्रीज भी ये करेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्शल प्लान ने एक तरीके से क्या रखा, मार्शल प्लान एक तरीके से हम जो बोलते हैं ना पहला कदम हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशिया? ये यहाँ पे 7 साउथ एशियन कंट्री है जिनको कि हम साउथ एशिया में लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो कंट्रीज है ये डाइवर्सिटी के लिए स्टैंड करती है, यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ लेकिन हमारा एक वन जियो पॉलिटिकल स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की उस बॉर्डर से लेके यहाँ पे हम लोग देखें कि पाकिस्तान मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ हिमालयन रेंज होके यहाँ इंडिया की हिमालयन रेंज होके नीचे ओशंस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग से एक नेचुरल फ्रंटियर भी है साउथ एशिया में। क्लियर है? बस इतना आंसर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज साउथ एशिया आपको 4 नंबर में पूछा भी नहीं जाएगा, बस 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो सातों कंट्री के नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, साथ ही थोड़े बहुत बेसिक्स आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स बताओ कि हमारे यहाँ वीजाज नहीं लगते, दोनों कंट्री को अगर ट्रैवल और वर्क करना है तो विदाउट वीजाज, और साथ ही साथ में इंडिया नेपाल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक लार्जेस्ट एड पार्टनर है, हम उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी 2 एग्रीमेंट लिख देना जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, जो इंडिया और नेपाल में मतलब यहाँ की सरकारों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम फीचर ऑफ इंडो भूटान रिलेशनशिप। इंडो भूटान रिलेशनशिप में भूटान हमारा फ्रेंडलीस्ट स्टेट है। भूटान में हमारे बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे प्रोजेक्ट हैं। भूटान ने हमारी हेल्प की है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू जो इंसर्जेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो भूटान ने हमारी हेल्प की है उन सबको कर्ब डाउन करने में। और भूटान और इंडिया का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भूटान चाइना के टुवर्ड्स इतना टिल्ट नहीं होता है, भूटान इंडिया के फेवर में ही रहता है। क्लियर है? डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज एक्सपांडेड द इमेजिनेशन ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी, डू यू अग्री? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज एक्सपांडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू जस्टिफाई? अब हम लोगों ने देखा कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट इंडिया एंड श्रीलंका, सारी कंट्रीज ने कभी सिविलियन, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट, कभी मोनार्की,
कभी डेमोक्रेसी, कभी सिविलियन तो कभी मिलिट्री, इस तरीके से हमने देखते चले आए। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, एवरी रिच पुअर जो भी हो, सबने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। आप अपनी बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ एक फ्लो चार्ट बना है, उसमें था कि कितने लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं किस कंट्री में। तो उसमें हमने देखा होगा कि सभी लोगों ने डेमोक्रेसी को अच्छा खासा सपोर्ट किया। वहाँ पाकिस्तान का नंबर कम था, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं, कुछ समय बाद में पाकिस्तान में भी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलते हैं और आज के टाइम में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सूटेबल है उनकी कंट्री के लिए। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, कुछ टाइम आती है, लेकिन बाद में क्या करती है वो बाद में एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो भी सही होती है। क्लियर है? वाई डिड इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंस एंड हाउ? इंडिया ने कैसे हेल्प करी बांग्लादेश की, इंडिया ने क्यों हेल्प करी? सबसे पहले ये था कि जब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, ये समझ लो, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको उस समय बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान। और यहां पे ये बांग्लादेश है, ठीक है, बीच में इंडिया, और इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब जब ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, जब इन्होंने बात करी ऑटोनॉमी की, तो यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा, प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। अब जब बांग्लादेश में सारी एट्रोसिटीज़ हो रही थी, तो यहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम वगैरह में लोग चले गए और वहाँ चले गए। तो इंडिया को इलीगल इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम देखना पड़ा। साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया में, मतलब इंडिया को अगर नॉर्मली जो इंडियन टेरिटरी, इस साइड वाली इंडियन टेरिटरी को अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे चिकन कॉरिडोर है। अब ये चिकन कॉरिडोर बहुत ही सकड़ा, बहुत ही पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का एक इंटरेस्ट ये भी था कि हम अगर बांग्लादेश को आज़ाद करवा देते और बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो हम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान ही रहा, तो कल को ऊपर से चाइना आ जाए और नीचे से पाकिस्तान आ जाए, तो और वो इसको ब्लॉक कर दे, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो हमारे संपर्क ही टूट जाएंगे। तो इसलिए और भी हमें बांग्लादेश को उसके लिए लड़ना बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा सही था। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये चिकन कॉरिडोर वाली बात बुक में नहीं लिखी है, लेकिन ये बात हकीकत है, तो इसको आप लिख सकते हो। तो मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके बता दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी एक फर्स्ट चॉइस बन रही है पीपल ऑफ साउथ एशिया की, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो ये सही बात है। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव एक्सपीरियंस्ड मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द पीपल आल्सो शेयर्ड एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी टू बी फ्लरिश्ड नॉट ओनली इन रिच और डेवलप्ड कंट्रीज बट इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे डेमोक्रेसीज यहाँ पे इनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब मिलिट्री रूल रहता है तो किस हिसाब से वो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। साथ ही साथ में मोनार्की थी तो वो भी पावर अपने बेसिस के लिए यूज करती थी। तो जो डेमोक्रेसी है वो तो भी प्रो पीपल होती है, प्रो पुअर होती है, इसलिए लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा यहाँ पे वो कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पे एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्री की कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। तो पॉवर्टी एक प्रॉब्लम हो सकती है साउथ एशिया में कॉमन, जो सभी देशों को, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, सभी को पॉवर्टी से बाहर निकालना। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है विमेन्स पार्टिसिपेशन। वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम मैंने बता दी। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम ध्यान रख लो। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है साउथ एशियन कंट्रीज को? वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया। आप दूसरी कंट्री में लिख सकते हो, इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या है कि ये वही डेमोक्रेसी और वो वाली। ठीक है, तो रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट, रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट,
एक प्रॉब्लम हमें ये भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 नंबर का है, तो साउथ एशिया में पॉवर्टी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रॉब्लम आप कुछ इस हिसाब से लिख सकते हो और इनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा कि सभी देशों को एक समय पे आजादी मिली थी, तो सभी को डेवलप होने में समय लगेगा, तो पॉवर्टी है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, इन सबको लेके हमें चलना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली प्रॉब्लम भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ट्रू थ्रस्ट एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन से दो थ्रस्ट एरिया है? पहला है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन भी लिख सकते हो, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लिख सकते हो, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज हुई है। ग्लोबलाइजेशन में एक ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है वो कई बढ़ चढ़कर हमें देखने को मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, ट्रेड्स ऑफ गुड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट शॉर्ट आंसर है, कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव भी पता होना चाहिए और पॉजिटिव भी पता होना चाहिए। नेगेटिव में आप लोग क्या लिखोगे कि स्टेट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, स्टेट वेलफेयर स्टेट से क्या हो रहा है, स्टेट की वेलफेयर, स्टेट की कैपेसिटी इरोड होते जा रही है। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अमीर कंट्री अमीर होती जा रही है, गरीब गरीब होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के जो रिजल्ट है वो एक हर जगह एक जैसे नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन से फायदा है वही डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं है। तो ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं। Can we say that globalization is only an economic dimension? No, globalization is not only an economic dimension. Globalization एक political dimension भी है, जो कि अभी मैंने बताया कि state की capacity कमजोर होती जा रही है। Cultural dimension भी है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग culture से influence हो रहे हैं, especially western culture से भी। तो सिर्फ economic dimension को हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ economic dimension है globalization। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ आइडियाज। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है ये समझ लो। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, ठीक है, मेकिंग समथिंग फॉर एन इंटरनेशनल लेवल। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट, यहाँ पे जो की वर्ड है वो है फ्लो। फ्लो किसका? फ्लो आइडियाज का। फ्लो किसका? फ्लो गुड्स का। फ्लो किसका? फ्लो कल्चर का, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ये होगा कि आपको किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रहे हो, वो हो गया इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। हाउ टेक्नोलॉजी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ये बताओ। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे रोल प्ले किया है? बहुत बड़ा, कि टेक्नोलॉजी के चलते हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी के चलते हमने ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा वो देखा है। गुड्स एंड सर्विसेज फटाफट पहुंच जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जो हमारी जो दूरियां हैं उसको कम कर दिया। तो टेक्नोलॉजी ने तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बूम किया है। क्लियर है? ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बारी किसकी है? अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। हाउ डिड चाइना एंड इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन? आपको पता है 1949 से लेके 1970s तक, ठीक है, 1970s, ये एस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ईयर मतलब 1970 नहीं है, 1970s मतलब 1970 टू 1980 के बीच की बात हो रही है। ये एस लग गया ना यहाँ पे, है ना। 1970s में 1949 टू 1970s में हम लोग ये देखते हैं कि चाइना ने पहले क्या किया था। चाइना ने सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी रखी थी, है ना, क्लोज इकोनॉमी रखी थी। लेकिन हम लोगों ने देखा सबसे पहले चाइना ने 1972 में यूएसए से रिलेशन स्टैब्लिश किए, यूएसए से अच्छे खासे रिलेशन स्टैब्लिश किए। फिर चाइना ने धीरे धीरे क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी में क्या था? इस पॉलिसी में था कि चाइना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहा था। पहले ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस था? पहले ये कम्युनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। पहले ये कम्युनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। कब अपनाई ओपन डोर पॉलिसी? 1972 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाइना धीरे धीरे अपना
हर सेक्टर को ओपन अप करते गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर को ओपन अप किया ताकि एग्रीकल्चर में एफडीआई वगैरह आए। फिर उसके बाद में हमने देखा तो उसने इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस एंड स्पेस में ओपन अप किया, और इकोनॉमिक में उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए। तो एक समय पे ये हुआ कि चाइना एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन बन गया और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट एफडीआई अट्रैक्ट करने वाली डेस्टिनेशन बन गया चाइना। क्लियर है? तो चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन कम्युनिज्म से उससे कैपिटलिज्म तक बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने एकदम पूरी इकोनॉमी खोल दी, स्टेट का तब भी कंट्रोल था, लेकिन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, धीरे धीरे सेक्टर्स को ओपन करना, ये सारी क्या थी? ये सारी चाइना की पॉलिसीज थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट ग्लोबल लेवल, जस्टिफाई। वही वाली बात है कि आपको चाइना की वो सारी पॉलिसीज लिखना है कि चाइना ने कैसे अपनी पॉलिसी को ओपन अप किया है, चाइना कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया है। आपको ये लिखना है कि 2040 तक चाइना यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद में चाइना के पास में आज इतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व है कि वो दूसरे देशों को लाइक लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को लोन देता है, ठीक है, और वो फॉरेन लेवल पे भी अपनी इन्फ्लुएंस फैला रहा है। और साथ ही साथ चाइना के पास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। चाइना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब का भी मेंबर बन गया था 1980s में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आप लोग लिख देंगे। In spite of improvement in Chinese economy, there have been a negative consequences affecting the people of China. Mention any 4 such consequences. अब यहाँ पे कि चाइना की, चलो तुमने इकोनॉमी की बहुत अच्छी अच्छी बात करी, लेकिन तो भी हमने देखा कि चाइना में क्या है, चाइना में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट स्टिल देयर आर नेगेटिव इंपैक्ट। वो क्या क्या है हम उस पर बात करते हैं। इवन दो द चाइनीज इकोनॉमी हैज इंप्रूव ड्रामेटिकली, देयर हैव बीन अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इंपैक्टिंग द पीपल ऑफ चाइना। अब वो कौन कौन से? द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म हैव नॉट बीन इक्वली रिसीव्ड, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। अब जो चाइना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबको एक जैसा फायदा नहीं पहुंचा है। हमने करीब करीब ये देखा कि 100 मिलियन लोग बहुत अभी भी एम्प्लॉयड हैं। साथ ही साथ जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कंडीशन ऑफ वर्क जो है, जो वर्कर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूरोप का 18th और 19th सेंचुरी का देख लो और आज का चाइना देख लो। करप्शन देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें चाइना में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं चाइना में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है बिटवीन अर्बन एंड रूरल रेसिडेंट्स, जो गाँव में रहने वाले हैं, जो शहर में रहने वाले हैं, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं, इन सब में हमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि चाइना भले इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस है, तो ये चैलेंजेस आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द बेसिस ऑफ projection of China to overtake the USA as world largest economy by 2040s। तो वही वाली बात है, इसमें आपको क्या लिखना है, वो चाइना का वो पूरा जो रिफॉर्म, जो चाइना ने जो पूरे रिफॉर्म किए, जो मैंने बताया आपको 1978 से, वो रिफॉर्म के बाद में लिखना। फिर आप लिखना कि आज चाइना दूसरी कंट्रीज को लोन दे रहा है, वही वाली बात है। चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, वो वाली बात है। चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन है, ये वाली बात भी है। फिर चाइना वर्ल्ड बैंक और इन सब का मेंबर है, ये वाली बात भी है। फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बात भी सही है। और आज की तारीख में कोई भी कंट्री चाइना को चू भी नहीं कह सकती। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है और वो यूएसए को टेक ओवर कर लेगा। चाइना की ये ओपन डोर पॉलिसी के बारे में आप 1978 वाले ये सारी चीजें आप लिखते चलना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, The emerging economies of China and India have great potential to challenge the unipolar world. Do you agree with the statement? अब चाइना को तो मैंने आपका, चाइना का तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। अब बारी आई इंडिया की। तो इंडिया में लिखोगे आप कि इंडिया भी 21st सेंचुरी में क्या है, इंडिया भी 21st सेंचुरी में ग्लोबल पावर होके हमें उभरते दिखा है। आज की तारीख में इंडिया सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, क्या टारगेट रखा है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया कल का भविष्य है, मतलब आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये दोनों भविष्य है। इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती जा रही है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है, इंडिया की हार्ड पावर भी है, इंडिया का डायस्पोरा जो है वो वर्ल्ड में हर जगह फैला है, और इंडिया भी अपने डेवलपमेंट में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और चाइना का आप जानते ही हो। क्लियर?
सारी चीजें क्लियर है। आज की तारीख में हर कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया से कोलैबोरेट करना चाहती है। Now, being the head of your country, what step would you like to protect the what step would you like to take to protect the local small of producer of your country from the globalization? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो कि अगर तुम कंट्री के हेड हो और तुमको अपने जो तुम्हारे जो वहां जो लोकल प्रोड्यूसर है, जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको तुमको प्रोटेक्ट करना है ग्लोबलाइजेशन से, तुम कैसे करोगे, तुम कौन कौन से स्टेप्स लोगे? इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन जानबूझ के डाला है मैंने इसमें। कुछ सोचा, दिमाग चला, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, ये अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे हम ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं। मतलब बाहर से आने वाली कंट्री से जो प्रोडक्ट है उसमें हम थोड़ी सी रोक लगा सकते हैं, या उस पर हम ट्रेड बैरियर लगा के उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हैं। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमें मतलब अगर मैं कंट्री का हेड रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एड दूंगा, जिससे कि अपना प्रोडक्ट और अपनी ये स्केलेबिलिटी को और बढ़ाएं। तीसरा ये हो सकता है कि मैं इनको क्या हेल्प दे सकता हूं, मैं इनको नई नई टेक्नोलॉजी लाके दे सकता हूं। चौथा ये हो सकता है कि मैं कंट्री का हेड हूं तो मैं जो एमएनसीज होती है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है, उनसे क्या कहूंगा कि आके इनसे मिलो भैया, इनकी मदद करो। तो ऐसे कुछ आपको है ना, कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग भी चलाना होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट प्रिपेयर्ड रहो। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं, बस आपको इमेजिन करना था। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चरल होमोजाइनेशन और कल्चरल हेटेरोजाइजेशन और बोथ? दोनों देखने को मिलता है। देखो, कल्चरल हमें यह भी देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है, हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है। हमारे अगर आज की तारीख में आप लोग मॉल जाओगे, एक तरफ मैकडोनल्ड्स का क्या होगा, बर्गर, और एक तरफ डोसा है, तो डेफिनेटली आप लोग मैकडोनल्ड्स का बर्गर ही लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, है ना, 90%। तो हम इसको मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग जो देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, एकदम वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स देख लो, उनकी सीरीज को देख लो, सारी चीजें हमें वो पसंद आ रही है। लेकिन दूसरा ये कहता है कि नहीं, ये हमारे कल्चर को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारी चॉइसेस को एनहांस कर रहा है। पहले मेरे पास में सिर्फ डोसा था, अब मेरे पास ये कि मुझे बर्गर खाना है तो मैं वो खाऊंगा, मुझे डोसा खाना है तो वो खाऊंगा। रहा सवाल कपड़ों की बात, तो पहले ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ पैजामे कुर्ते थे। आज की तारीख में क्या कर सकता हूं, ऊपर मैंने कुर्ते डाल लिया, नीचे मैंने जीन्स डाल ली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चॉइसेस इनहांस कर रहा है। ठीक है, तो आपको बोथ द वेज होके यहाँ पे आंसर लिखना रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन क्या है? वही वाली बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट डील्स विद इंक्रीजिंग ट्रेड इन कमोडिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट्स ऑन ईच अदर इंपोर्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। अब अच्छे से फ्लो हो पा रहा है। जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने में, उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी while द सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर लेफ्ट डिप्राइव्ड। डेवलप कंट्रीज गेन मोर एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें किसी सेक्शन को ज्यादा मिल रहा है, बाकी कोई सेक्शन डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डेवलप कंट्रीज को ज्यादा मिल रहा है, बाकी जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। और उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ वर्ल्ड आर यूजली प्रमोटेड थ्रू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर लिख लेंगे बहुत बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically evaluate the impact of changing role of state in developing countries in light of globalization। state का रोल चेंज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, पहले स्टेट क्या करता था, पहले स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स करता था। ठीक है, तो पहले था वेलफेयर स्टेट था, पहले वेलफेयर स्टेट था। और आज की तारीख में ये क्या हो रहा है, आज की तारीख में हम इस देख रहे हैं कि आज की तारीख में ये सिर्फ क्या बन गया है, मियर नाइट वॉचडॉग, मियर नाइट
वॉचडॉग। इसका मतलब क्या है कि आज की तारीख में बस स्टेट, जैसे आज आप कुत्ते को कैसे देखते हो, रात में कुत्ता क्या करता है कि कोई चोर आता है, कोई आएगा तो भूकेगा, बाकी कुछ नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। तो वैसे ही आज की तारीख में अगर स्टेट देखे तो जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती बस वही स्टेट कुछ करता, नहीं तो स्टेट कुछ नहीं करता, सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर ही कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि क्या है आज की तारीख में स्टेट को क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की भी सुननी पड़ती है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिल गया है और स्टेट को इनकी बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट का क्या रोल हो गया है, स्टेट का एकदम मिनिमल रोल हो गया है, स्टेट का रोल एकदम कम होते चले गया है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पे देखें, एक्सप्लेन 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल। ग्लोबलाइजेशन के कोई 3 बेनिफिट्स बताओ। तो एक तो आप ट्रेड का लिख सकते हो, एक आप ये कल्चर वाला लिख सकते हो। कल्चरल वाला क्या लिखोगे, कल्चरल वाला जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिख दे कि ज्यादा ट्रेड हो रहा है, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, एफडीआई आ गई, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिख दिए। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, सारी चीजें हो गई है, इंस्टाग्राम फेसबुक, हमारा जो फिजिकल डिस्टेंस है अब वो हमें लगता ही नहीं है कि हमारा भाई या हमारी बहन यूएसए में है और हम यहाँ पे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टेट के पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो गवर्नमेंट के पास सारे इंसान का डेटा है, तो वो उस हिसाब से लोगों के लिए पॉलिसीज लेके आ सकती है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल में लिख दोगे आप। वैसे ही कल्चरल का भी लिख सकते हो कि कल्चरल बेनिफिट क्या है कि लोगों को क्या हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलने लग गई है। क्लियर है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है। मैंने आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करवा दिया, मैंने आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिया, मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है, सैंपल पेपर 2 महीने पहले ही करवा दिया था, उसको चेक कर लेना, कम्युनिटी पे लिंक डलिए। फिर हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन एकदम ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी से है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी पता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड यूरोपियन यूनियन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब इन दोनों का तो खैर कोई मेल ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन तो एक सुप्रा नेशनल अथॉरिटी है, ठीक है, इनका एक अपना फ्लैग है, अपनी एक करेंसी है, यहाँ पे अपना एक पार्लियामेंट है। सार्क कहो तो सार्क एक तरीके से फेल्ड है। फेल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री के इंटरनल डिस्प्यूट्स ही खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल हो गया पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में क्या है कि यहाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, यहाँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों कॉपरेशन यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस जो है, फ्रांस क्या है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है। किसका परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जबकि सार्क में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। तो सार्क एक तरीके से फेल है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन एक तरीके से सक्सेसफुल है। यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंबाइंड जीडीपी देखें इन 27 कंट्री की, जो 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, तो वो यूएसए के बाद में उसका नंबर आता है अगर कंबाइंड करें तो, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम इन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह देख लें तो वो बहुत बेहतर है कंपेरेबल टू दीज सार्क नेशंस। क्लियर है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी के पीछे कौन कौन से फैक्टर है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कैसे उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई 1978 से, पहले उन्होंने यूएसए से रिश्ते सुधारे 1972 में। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे एक बेहतर तरीके से। एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब श्रीलंका में देखो तो ये रहा श्रीलंका। अगर मैं श्रीलंका को कुछ मैप ऐसे बनाऊं तो ठीक है, मैप पे मत जाना, लेकिन ये श्रीलंका। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है, यहां रहती है श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटीज, दैट इज सिन्हला, और यहां रहती है श्रीलंका की माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज तमिल,
ठीक है। अब ये जो तमिल लोग हैं ये इंडिया से माइग्रेट करके आते हैं, कुछ अंग्रेजों के टाइम पे प्लांटेशन के लिए अंग्रेजों ने भेजे थे और कुछ हजारों साल पहले आए थे। अब श्रीलंका भी जब से आजाद हुआ है तब से इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करके रखा है। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में हमने देखा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक, अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है श्रीलंका में, तो यहां हम क्या देखते हैं, यहां जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती है। मतलब गवर्नमेंट हमेशा सिर्फ इस कम्युनिटी पे ध्यान देती है और इनको कोई राइट्स नहीं देती है। रिजर्वेशन, जॉब सब सिन्हलास के पास में है। तो तमिल्स के मन में क्या है, तमिल्स के मन में एक तरीके से गुस्सा भरा हुआ है। तमिल्स के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खेलती आई है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। यहां आपको क्लियर हुआ। अब जब तमिल्स के साथ में इतना सब कुछ हो रहा था तो जो हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको लगा कि हमारे भाई बंधुओं के साथ में ऐसा हो रहा, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं ना, हम लोग इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि हमारे ही तो भाई बंधु हैं, ठीक है। तो हमारे भाई बंधुओं के साथ में ऐसा हो रहा, तो तमिलनाडु की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर किया कि तुम कुछ करो। इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करे कि नहीं भैया कुछ करो, नहीं भैया कुछ करो, लेकिन ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिले। फिर एक अकॉर्ड साइन होता है, जयवर्धन राजीव गांधी अकॉर्ड। उसमें यह होता है कि यहाँ पे एक सीज फायर हो जाएगा कि जहां तमिल से वहां तमिल रुक जाएंगे, जहां सिन्हलाज है वहां सिन्हलाज रुक जाएंगे। अच्छा, इससे पहले इन तमिल्स के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है LTTE। ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये वायलेंटली इनके अगेंस्ट एक्ट करने लगता है और इसको फिर श्रीलंकन आर्मी इसके पीछे लग जाती कि अब कोई सिन्हलाज और इन सबको स्टेट पे हमला करेगा तो उसके पीछे भी आर्मी लगेगी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर जयवर्धन और राजीव गांधी का अकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बात किया जाता है सीज फायर की कि ना ही तमिल्स इधर हमला करेंगे ना ही सिन्हलाज इधर हमला करेंगे। लेकिन इस अकॉर्ड में एक चीज होती है कि अगर किसी ने भी अगर किसी ने सामने से पहली बार हमला किया तो इंडियन गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे LTT ने सिन्हलाज पे हमला कर देते हैं। तो फिर इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स उतारती है और इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स अगेंस्ट LTT ग्रुप्स अगेंस्ट तमिल लड़ती है। तो ये तमिलनाडु और इन तमिल लोगों को देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारे अगेंस्ट ही लड़ रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में। और इसी को ही हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो कुछ समय तक ये सब कुछ चलता है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर राजीव गांधी जब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए रहते तब उनका असैसिनेशन हो जाता है LTT के द्वारा। और फिर इंडिया का ये स्टैंड होता है कि अब श्रीलंका का इंटरनल मैटर है, वो जो भी करे वो खुद जाने, और यहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को विड्रॉ कर लिया जाता है विदाउट एनी सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि श्रीलंका की वजह से हमने हमारे प्रधानमंत्री को खोया, साथ ही साथ में हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ये ब्लंडर है, और साथ ही साथ हमने कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, हमको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। क्लियर है। तो ये था पूरा श्रीलंका का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। India's neighbor think that Indian government tries to dominate and interfere in the domestic affair of smaller country of region. Is this a correct impression? Discuss the factor responsible for it and how this perception can be curbed. अब इंडिया के नेबर्स को हमेशा ऐसे लगता है कि जो इंडिया है वो हमेशा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहता है। तो ये सही है गलत है, आपको क्या लगता है? अब देखो, उनको इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, इंडिया एक डोमिनेंट कंट्री है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका कि सभी कंट्रीज से बॉर्डर कहीं ना कहीं मिल रही है। तो सारी कंट्री को लगता है कि इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेंस जताना चाह रहा है। इंडिया ट्रेड और सबके मामले में उनसे आगे, तो उनको लगता है कि इंडिया एक पावरफुल नेशन दिखाने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, तो इसलिए एक बैड इंप्रेशन जाता है। बाकी इंडिया कभी ऐसा नहीं है, इंडिया कभी ऐसा नहीं कि हमको उनके डोमेस्टिक इंटरफेयर में हमें कोई इंटरफेयर करके कोई मजा आ रहा है, नहीं, हमें तो बस हमारे इंटरेस्ट से मतलब है, इंडिया के इंटरेस्ट से मतलब है। इंडिया नेवर वांटेड टू डोमिनेट और इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ स्मॉलर कंट्री ऑफ द रीजन। इंडिया बिलीव दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑल इफ ऑल कंट्री लिफ्ट्स अप ट्रेड बैरियर। जैसे जब ट्रेड बैरियर्स वगैरह ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो सारी कंट्री को लगा इससे सिर्फ इंडिया को फायदा होगा, लेकिन इंडिया का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखो, इकोनॉमिक फायदा सबका होगा, थोड़ा सा किसी को नुकसान तो होता है, लेकिन सभी को एक लॉन्ग रन में सभी को फायदा होगा। ठीक है। अब इंडिया का साइज बड़ा है, इंडिया के कंट्रोल ज्यादा है, इसलिए ये सस्पिशंस बनता है। ठीक है। इंटरफेयर ऑफ इंडियन इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान हेल्पिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
पाकिस्तान टू बांग्लादेश इनटू एन इंडिपेंडेंट कंट्रीज अनदर रीजन। अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इसने तो देखो हमारे ही हिस्से को तोड़ के एक नई कंट्री बना दी, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। और इंडिया को एज सच कुछ है नहीं इंटरफेयर करके, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये परसेप्शन कैसे बदला जाए। ये परसेप्शन ऐसा बदला जाए कि इंडिया उनकी हेल्प करे, इंडिया उनसे नेगोशिएशन करे, इंडिया उनसे ओपन डायलॉग करे, इंडिया उनको फाइनेंशियल एड दे, उन कंट्री के ग्रोथ में डेवलपमेंट दे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि फ्लड्स वगैरह आती है बांग्लादेश वगैरह में, तो हम उनको मिलिट्री असिस्टेंट वगैरह देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं और इससे लगता है कि इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा। इंडिया तो क्या है, इंडिया तो बस हमारा साथ दे रहा है। क्लियर है। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। तो ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स आपको पता है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ही मल्टीनेशनल कंपनीज दिख रही है आज की तारीख में। देन इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, इंक्रीज इन कैपिटल ट्रांसफर फ्लो ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, बहुत ज्यादा गुड्स, बहुत ज्यादा रुपए, बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब वो हो ये रहा है, मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए इतने वीडियोस बनाए ना, पहले पूरे ज्योग्राफी में, फिर डेली पॉलिटिकल का लाइव सेशन, फिर ज्योग्राफी के इससे पहले वीडियो, और इसके बाद भी मुझे बहुत सारे वीडियो बनाना है। तो वो इसलिए क्या होता है, आप मेरी इस स्थिति को समझिएगा क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही है कि इसके बाद में ये बनाना है, वो बनाना है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप मुझे समझेंगे, ठीक है। हाउ डू क्रिटिक्स व्यू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आप वर्ल्ड सोशल फोरम का लिख देंगे कि क्रिटिक्स ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छा नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जो इसमें जो डेवलप कंट्रीज है उन सबको फायदा है, लेकिन क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको फायदा नहीं है। अब जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज थी, जो सब्सिडीज देती थी, वो सब्सिडीज बंद हो गई, ठीक है। पॉलिटिकली देखो तो स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो गया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज की कंपनीज आ रही है और उन देशों में इन्वेस्ट कर रही है और उन देशों को फायदा हो रहा है। तो इसलिए क्रिटिक्स बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और हर कंट्री की अपनी अलग अलग नीड है। तो अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की अभी दूसरी नीड है, उनकी वेलफेयर अप्रोच के टुवर्ड्स नीड है, और जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे, कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये तमाम तरीके के क्रिटिक्स किसके साथ में, ये तमाम तरीके के क्रिटिक्स हमको ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स का कहना था। अब इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म। अब मैंने आपको फिर से भी बताया क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, कहां से बनेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेंगे। मैंने जो मसाला रिवीजन बनाया है उन मसाला रिवीजन को देख लो, उनमें एक समरी हो जाएगी। क्वेश्चंस आपने देख लिया, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा और बस मैंने आंसर आपको मुंह से बताते गया, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है कि आंसर पढ़ने में सिर्फ आपका समय जाता। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू देते गया कि आप लोग क्या लिखोगे, और मुझे उतना विश्वास है कि आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट उसका सोल्यूशन है। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली magnetbrains.com लिख के गूगल पर सर्च कीजिएगा, और जैसे ही magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम में चले जाना, CBSE इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे क्लास 12th में चले जाना, और जैसे ही क्लास 12th को टच करोगे यहाँ पे क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पे जाते हैं, यहाँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के वीडियो होंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। अगर यहां से भी नहीं पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहां पे भी सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और वहां से भी नहीं पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पे तो सारे वीडियो मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।